गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब अपना पहला दो डिस्कशन हो चुका सेल ऑफ गुड्स को लेके, जहाँ पे हर यूनिट पे क्या सीखा है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस लॉ, जो कॉमन पार्लेंस में भी आप सेल परचेज का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, लाइबिलिटी किसकी रहेगी, गुड्स वापस किया जा सकता है कि नहीं, रेमेडीज क्या है सेलर बायर की, यही सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी जो आता है वो उसी पैटर्न का रहता है एग्जाम में, जहां पे आपको सीधा सीधा वो पूछेगा कि एज अ बायर व्हाट रेमेडीज विल द बायर हैव, एज अ सेलर व्हाट आर द राइट्स ऑफ सेलर, ऐसा करके सवाल बन जाए। तो जब इसको लेके सवाल जवाब आता है तो पहले यूनिट्स में आपको बेसिक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बताया। तो दूसरे में दो वर्ड पे फोकस था, कंडीशन एंड वारंटी। तो जो तीसरा यूनिट है वो भी दो बातों पे फोकस करता है। नंबर वन है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और नंबर टू है डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं तो ये वन फैक्टर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब कि व्हेन डस ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू बायर, तो गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को जाती कब है, ये पहली चीज है जो आप सीखते हैं। वैसे ही दूसरी चीज आपको सीखना है, ओनरशिप ट्रांसफर होना एक चीज होता है लेकिन गुड्स को डिलीवर करना दूसरी चीज होता है। कॉन्ट्रैक्ट करना एक चीज होता था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना दूसरी चीज होता था। तो ठीक उसी प्रकार से ओनरशिप का ट्रांसफर होना इज जस्ट लाइक फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आपको गुड्स डिलीवर करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया था, पेन बेचने की बात थी, लेकिन पेन भी तो देनी है, तो वो डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है। तो बेसिकली ये जो तीसरा यूनिट आपका है, ये तीसरा यूनिट ऐसी ही बातों को लेके कवर करता है, बनता है, जो डील करेगा नंबर वन आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को लेके और नंबर टू डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेके। और इसी के बीच में इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस क्या आ जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, कि आज ओनरशिप ट्रांसफर से एक चीज और जुड़ी हुई है और वो चीज है रिस्क। क्यों ये जानना जरूरी है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम ओनरशिप ट्रांसफर, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको ये जानकारी होती है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो 99.9% केस में रिस्क भी ट्रांसफर होगी। एक बार अगर मैंने ये पेन आपको दे दी तो ये पेन की सिर्फ ओनरशिप नहीं दिया, ये पेन से जुड़ा हुआ रिस्क भी मैंने आपको दे दिया। आप ये पेन लेते हैं, अचानक से आपके हाथों से छूट जाता है, नुकसान किसका? तो अब वो नुकसान बायर का। इसका मतलब मैंने सिर्फ ओनरशिप नहीं दी थी, उस गुड से जुड़ा हुआ रिस्क भी आपको दे दिया था। आप वो दुकान में गए थे मोबाइल खरीदने, दुकानदार ने आपको मोबाइल निकाला, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, आपने वो मोबाइल अलग करा लिया। अब आप दुकानदार के काउंटर से वो मोबाइल लेके जा रहे थे, उतने में अचानक से मोबाइल छूट गया, नुकसान किसका? अब आप बोलते भैया आपकी दुकान में गिरा, सेलर की दुकान है, कोई बात नहीं भैया दूसरा पीस निकाल दो। तो दुकानदार दूसरा पीस तो निकाल देगा, 50,000 रुपए वापस ले लेगा एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये गुड्स किसका था, नुकसान किसका हुआ? अगर इसी सवाल का जवाब खोजना है तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि 99.9% केस में पहले आपको यह पता करना है कि वो गुड्स का मालिक कौन था, क्योंकि प्राइमा फेसी जो गुड्स का मालिक है नुकसान उसका है। तो क्योंकि आपने दुकान से मोबाइल खरीद लिया था, गुड्स स्पेसिफिक करा लिए थे, असर्टेन करा लिए थे, दुकानदार ने बिल बना दिया था, आप वो मोबाइल ले जा रहे थे और काउंटर से गिर गया, टूट गया, नुकसान बायर का, क्योंकि बिल बनते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। लेकिन उसी बीच में वो दुकानदार जब वो गुड्स रैक में पड़े थे, वो 12 मोबाइल पीस पड़े थे, उसमें से आपने बोला भैया वो वाला मोबाइल निकालना, अभी वो दुकानदार वो निकाल रहा है और निकालते निकालते उससे छूट गया और टूट गया। काम तो वही हो रहा है, उसी जगह पे हो रहा है, मोबाइल गिर रहा है, टूट रहा है, लेकिन अब सवाल है वो गलती किसकी वजह से हो गई, सेलर की वजह से हो गई। तो अब नुकसान किसका? अब सेलर का, क्योंकि ओनरशिप हैज नॉट ट्रांसफर। तो प्राइमा फेसी ओनरशिप का रेलिवेंस बता रहा हूं आपको, क्यों ये जानना जरूरी है। ये यूनिट से क्या सीखोगे, ये यूनिट से आपको सीखने को मिलता है एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम विल द ओनरशिप ट्रांसफर, क्योंकि जिस मोमेंट ओनरशिप ट्रांसफर हुई रिस्क भी ट्रांसफर हुआ। अब वो गुड्स आप मुंबई से रायपुर मंगा रहे थे 100 टीवी, अब वो ट्रक वाला जो 100 टीवी लेके आ रहा है, अब ट्रक तो आप जानते हैं कैसे चलाते हैं, इंडियन रोड्स एंड इंडियन ट्रक ड्राइवर्स। तो वैसे पॉइंट ऑफ टाइम में वो गाना भी फिक्स है, जानते हो ना आप, परदेसी परदेसी। तो गाना भी फिक्स है ट्रक्स में। अब वो परदेसी गाना सुनते सुनते वो ट्रक चला रहा है, ट्रक के अंदर ड्राइवर, ड्राइवर के अंदर टीवी। अब वो जो टीवियां पड़ी है, मान लीजिए वो टीवी टूट गई, नुकसान किसका? तो प्राइमा फेसी अगेन जवाब वही है कि वो ट्रक में जो टीवी थी वो टीवी का मालिक कौन था।
तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ही सेलर ने अपनी फैक्ट्री से वो टीवी को रवाना किया, केवल वो टीवी रवाना नहीं कर रहा, उसकी ओनरशिप भी रवाना हो गई। द ओनरशिप इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू द बायर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आगे चल के सीखेंगे कब क्या होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स बायर का हो गया, टीवी टूटी, नुकसान बायर का। अब जब बायर उसका ओनर बन चुका है और ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क उसका हो चुका है, तो ऑब्वियसली पहली चीज ओनरशिप का पहला सीधा सवाल आएगा इस यूनिट से कि ओनरशिप के ट्रांसफर होने का सिग्निफिकेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बनाना है कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो केवल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप के साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं थी तो रिस्क सेलर का, द मोमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड रिस्क बायर का। पहली चीज, पहला रेलिवेंस। दूसरा, अब कल को जब वो टीवी टूटी तो ऑब्वियसली बायर नाराज हुआ कि भैया टीवी कैसे टूट गई, क्योंकि बायर को पता है नुकसान उसका हो गया। अब जब बायर का नुकसान हुआ, अब बायर पता करने की कोशिश करता है कि भैया टीवी टूटने की वजह क्या थी, या टीवी चोरी क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी। तो बाद में पता चलता है कि वो ट्रांसपोर्टर ने ट्रक ऐसी जगह पार्क कर रखा था जहां पे पार्किंग थी नहीं, नो पार्किंग। वो ट्रक पार करके चला गया, 2 घंटे तक आराम से खाना वाना खाने कहीं चला गया, लेकिन ट्रक गलत जगह पार करके चला गया था। अब जैसे नो पार्किंग में उसने ट्रक पार की, लोगों ने टीवी पार कर दी। तो ये नुकसान तो हुआ बायर का, लेकिन कल को अगर ट्रांसपोर्टर, गलती किसकी थी, ट्रांसपोर्टर की थी ना यहाँ पे, तो कल को ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एक्शन लेना है तो हु इज गोइंग टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द ट्रांसपोर्टर, सेलर की बायर। तो अगेन इस केस पे ट्रांसपोर्टर इज अ थर्ड पार्टी, वो ना सेलर है ना बायर है, तो थर्ड पार्टी पे कल को एक्शन लेना है तो वो एक्शन भी कौन लेगा, तो इस सवाल का जवाब भी यही है, जो गुड्स का ओनर है वो एक्शन लेगा। तो कल को सिंस बायर वॉज द ओनर ऑफ द गुड्स, तो थर्ड पार्टी के खिलाफ जो एक्शन भी लेना है वो एक्शन भी किसने लेना है, बायर ने ही लेना है। अब कल को सेलर चिल्लाता है ट्रांसपोर्टर को कि कैसे तूने टीवी तोड़ दी, कैसे टीवी चोरी हो गया, ट्रांसपोर्टर ने क्या बोलना है, तेरे क्या लेना देना, तेरी टीवी है क्या, तू बीच में काहे को कर रहा है। इसका मतलब कल को थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन भी कौन लेगा, एक्शन भी केवल और केवल जो ओनर ऑफ गुड्स है वही लेता है। तो अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ ओनरशिप की ये पता करना कि हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ओनर लेगा एंड नॉट द अदर पर्सन। लेकिन कल को मान लो अगर सेलर ने ये बोल के ट्रक वाले को टीवी भेजी होती कि भैया तू टीवी लेके जाना, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं उसको देना मत, जब तक वो पैसे ना दे टीवी उसको देना मत, अगर ये बोल के ट्रक वाले को टीवी दिया गया था, तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब ओनर कौन है उन टीवी का, सेलर। तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अब अगर रास्ते में टीवी टूटी, चोरी हुआ, नुकसान किसका, नुकसान सेलर का। नाउ द लॉस इज ऑफ सेलर। तो कल को ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एक्शन भी लेना है तो अब कौन लेगा, सेलर। अभी बाहर बोलता है तुम क्या ट्रांसपोर्टर है, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, मैं तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। अभी ट्रांसपोर्टर ने बोला तेरे क्या लेना देना, जो सेलर है, ओनर है टीवी का, वो बात करेगा मेरे से, हु आर यू। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में थर्ड पार्टी के खिलाफ जब भी एक्शन लेना है तो सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज कि थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन कौन लेगा, द वन हु इज ओनर देयर ऑफ। और तीसरा सिग्निफिकेंस, 3 सिग्निफिकेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस नंबर थर्ड कि अगर आपने थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन भी लेना है, वो तो ले लिया ओनर ने, तो सेलर को भी तो एक राइट मिलेगा। बायर को एक राइट मिला कि वो थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेगा अगर नुकसान उसकी वजह से हुआ, तो सेलर क्या करेगा, सेलर तो बोलेगा ना साहब मेरी वो 100 टीवी के पैसे, दुकानदार बोलेगा ना वो मोबाइल गिरा उसके पैसे, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम सेलर टू बायर, तो सिग्निफिकेंस क्या है, अब वो सेलर, आगे चल के पढ़ेंगे अगला यूनिट अनपेड सेलर, तो वो एक ऐसा सेलर बन गया जिसको पैसा मिलना बाकी है बायर से। सो सेलर विल हैव अ राइट टू क्लेम मनी फ्रॉम द बायर। अभी बायर बोलता है मेरे को तो टीवी मिली नहीं, पहुंची नहीं मेरे पास टीवी, तो उससे मेरे क्या करना है, मेरे फैक्ट्री से निकल गई थी ना टीवी, अब वो ट्रांसपोर्टर की वजह से टूटी, चोरी हुई हो, तुम जानो, इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया तुमने, मैंने तो सेल कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, पैसा दो। तो यानी बायर को उसके पैसे देने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिए तो सेलर विल बिकम अनपेड सेलर, फिर उसके राइट्स अनपेड सेलर के हिसाब से यूज करेगा वो, करेक्ट। तो ये सिग्निफिकेंस होता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये पहली चीज है जो आप इस चैप्टर में, इस यूनिट में सीखते हो। तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या है। अगर सीधा सीधा सवाल आता है 3 नंबर का, तो ये 3 चीजें आपको बतानी है कि पहली चीज क्या सीखा आपने, पहली चीज सीखते हैं कि भैया
बाय डिफॉल्ट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, तो ये तो हम सीखे ही हैं। तो उससे जो लॉस है, तो लॉस भी किसका होगा, जो ओनर है उसका होगा। तो थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो कौन एक्शन लेगा, ओनर एक्शन लेगा। और सूट फॉर प्राइस कौन लाएगा, सेलर बायर के पास। तो सेलर बायर के खिलाफ एक्शन तभी ले सकता है ना जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अगर ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई थी तो क्या सेलर बायर से प्राइस क्लेम करेगा, द आंसर इज नो। तो ये बेसिक से राइट्स हैं जो सेलर को मिलते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई है कि नहीं हुई है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, क्या आपको गुड्स आइडेंटिफाइड है, गुड्स पता है। और नंबर टू, पार्टीज का इंटेंशन क्या था। ये दो चीजों के बेसिस पे डिसाइड होता है ओनरशिप ट्रांसफर की गई है कि नहीं की गई है। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, एंड नंबर टू, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। क्या आपको पता है गुड्स कौन से थे, एग्जिस्टिंग, कंटिंजेंट, फ्यूचर, स्पेसिफाइड, असर्टेन, अनअसर्टेन। क्योंकि जैसे गुड्स होंगे हर गुड्स की ओनरशिप उसके हिसाब से ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला काम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। अगर बाबूजी ने वो बोरियां निकलवा दी होती पिछले यूनिट में तो दैट गुड्स वुड हैव बीन स्पेसिफाइड, वो स्पेसिफाइड गुड्स हो जाते। और स्पेसिफाइड है तो ओनरशिप तो तुरंत ट्रांसफर हो चुकी गुड्स की। लेकिन बाबूजी बात बोले थे 50 किलो निकलवा देना, तो गुड्स तो अनसर्टेन है। अभी वो रैक में जो 100 बोरियां पड़ी है उसमें 50 बोरियां कौन सी बाबूजी की है ये पता ही नहीं है, और उसी बीच में गोडाउन में आग लग गई। अब नुकसान किसका। भले ही बाबूजी ने सुबह खरीदने की बात कर ली थी, दुकानदार ने बेचने की बात कर दी थी, लेकिन कौन सी 50 बोरियां ये तो आइडेंटिफाइड ही नहीं है ना। तो ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, और जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है तो नुकसान सेलर का। तो इसलिए अगर गुड्स अनसर्टेन होगा तो क्या होगा, अगर बोरिया निकाल के असर्टेन कर लिया है तो क्या होगा। और फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स है तो उसमें आप जानते ही हैं कि वहां तो हम पहले ही सीख चुके हैं ओनरशिप ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट, फर्स्ट यूनिट में ही सीख चुके थे। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है ओनरशिप ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है ये पता करने के लिए पहले ये पता करो गुड्स कौन से वाले थे। क्योंकि हम जानते हैं गुड्स अगर स्पेसिफिक होते हैं या असर्टेन होते हैं तो उसमें ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर गुड्स अनअसर्टेन है तो उसमें यह भी जानते हैं कि अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक गुड्स असर्टेन नहीं कर लिए जाते। सेक्शन 18 साफ साफ बोलता है कि व्हेन द गुड्स आर अनअसर्टेन ओनरशिप इन द गुड्स passes only and until cannot pass until the goods are ascertained। तो जब तक गुड्स असर्टेन नहीं हो जाएंगे तब तक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। दुकानदार के पास भले ही वो गुड्स एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टेंस में है, ओनरशिप है, पोजेशन है, लेकिन कौन सी 50 बोरियां ये तो आइडेंटिफाइड ही नहीं है ना, असर्टेन ही नहीं है। तो उस केस में ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, भले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। तो इसलिए सेक्शन 18 क्या बोलता है कि अगर गुड्स अनअसर्टेन है तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, पहले ये पता करो कि अनअसर्टेन है कि असर्टेन है। क्योंकि अगर गुड्स अनअसर्टेन रहा तो उसकी ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब गुड्स असर्टेन कर लिए जाए। दैट इज सेक्शन 18। लेकिन सेक्शन 19 बोलता है पार्टीज का इंटेंशन भी देख लो, क्योंकि इंटेंशन ऑफ पार्टीज के बेसिस पे डिसाइड होगा ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स और नॉट। तो 19 में 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन बोलेगा कि ओनरशिप इन द गुड्स विल पास फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन द पार्टी इंटेंड्स टू ट्रांसफर। कोई भी गुड्स में ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब मेरी इच्छा करेगा। पार्टियों के इंटेंशन से समझ में आता है ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कि नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं वुड यू लाइक टू बाई दिस पेन फॉर 5000 और आप बोलते हैं हाँ, तो इसमें इंटेंशन क्लियर है ना कि अगर आप मुझे 5000 दे रहे हो तो मैं आपको पेन दे रहा हूं, ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो रही है। तो स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टेन गुड्स है, उसमें तो ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको बोलता हूं कि भैया अगर आपको ये पेन पसंद है मैं आपको 5000 में बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बैच के बाद, ये बैच खत्म हो जाने के बाद, तो मतलब इंटेंशन क्लियर है ना, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बैच तक नहीं, बैच खत्म होगी उसके बाद। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, गुड्स तो स्पेसिफिक है, आइडेंटिफाइड, असर्टेन, यही वाली पेन बेचूंगा, लेकिन इंटेंशन क्या है, अभी बेचूंगा नहीं, बैच खत्म होने के बाद बेचूंगा। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टी। तो इसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जैसा हमारा इंटेंशन था। तो मेरा इंटेंशन क्या था, बैच खत्म होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर करना, तो इसकी ओनरशिप बैच खत्म होने के बाद ही ट्रांसफर होगी। इसी बीच में पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ से पेन छूट गई, नुकसान किसका, मेरा नुकसान। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, और मेरा नुकसान एक्सेल, ठीक है, मैं एक्सेल अलग थोड़ी है, एक ही बात। तो ये नुकसान किसका, सेलर का।
क्योंकि इंटेंशन में ओनरशिप ट्रांसफर होना था ही नहीं। लेकिन अगर हमने इमीडिएट ट्रांसफर करना था और आपको दिया और आपने छोड़ दिया तो नुकसान आपका। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एक चीज हुआ, इंटेंशन ऑफ पार्टीज दूसरा चीज हुआ। तो 19 सबसेक्शन 1 ने बोला ओनरशिप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर होगी व्हेन पार्टी इंटेंड्स इट टू ट्रांसफर। और 19 सबसेक्शन 2 बोलता है इंटेंशन ऑफ पार्टी कैसे निकालोगे, तो इंटेंशन ऑफ पार्टी डिटरमाइंड बाय टीसीसी। ये टीसीसी क्या है? नंबर 1 टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परचेज में टर्म्स क्या थे। ऐसा कोई बात थी क्या कि ओनरशिप बाद में ट्रांसफर करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वैसा ना तो फिर जैसा होना है वैसा होगा नॉर्मल कोर्स। तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस क्या है, और कंडक्ट ऑफ पार्टीज क्या है। टीसीसी, टर्म्स, सर्कमस्टेंसेज, कंडक्ट। तो ये तीनों से क्या पता चलेगा? ये तीनों से आपको इंटेंशन पता चलता है। 19 सबसेक्शन 1 ने बोला इंटेंशन ऑफ पार्टीज के बेसिस पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। 19 सबसेक्शन 2 ने बोला इंटेंशन पता करना है तो टीसीसी पता कर लो, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटेंशन ऑफ पार्टीज, कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि व्हेन डज द ओनरशिप इन द गुड्स ट्रांसफर। और 19 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अनलेस आपने कुछ और डिसाइड किया हो, अनलेस द पार्टीज अग्री अदरवाइज, तो ओनरशिप इन द गुड्स कब ट्रांसफर होगा, तो जैसे 20 से 24 बोलते हैं वैसे ट्रांसफर होगा। ऐसी कुछ बातें मिलती जुलती आप ऑलरेडी जब पार्टनरशिप पढ़ते थे वहां पे देखते थे। पार्टनरशिप तो पूरा भरा ही इसी लाइन से होता था, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज बाय द पार्टनर, अनलेस द डीड प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो जब ऐसी बातें लिखी होती थी इसका मतलब अगर आप जैसा बोले हो वैसा होगा, अगर आप कुछ नहीं बोले हो तो फिर जैसा लिखा है वैसा होगा। तो वैसे ही 19 सबसेक्शन 3 ने क्या बोला कि भैया ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तो वैसे ट्रांसफर होगी, और अगर आपने वो तरीका नहीं बताया तो फिर कैसे होगी, तो फिर जैसे 20 से 24 बोलता है वैसे होगी, इस तरीके से होगी। दिक्कत है तो अलग अलग बैठ जाए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में वैसे वैसे डिसाइड होगी ओनरशिप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर हो रही है। ठीक बात है। तो 18 और 19 दो बातें हमने सीखी। हमें सिग्निफिकेंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चैप्टर पढ़ोगे, ये यूनिट में चलोगे तो ये बड़ा छोटा यूनिट लगेगा, लेकिन अगर आप इसको पूरा एज अ यूनिट बस पढ़ रहे हो पर क्या लिखा वो समझने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको ये नेवर एंडिंग यूनिट लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहला काम था इस यूनिट में हमें पता करना कि ओनरशिप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर हो रही है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बता चुका, क्योंकि ओनरशिप के ट्रांसफर से ही पता चलता है रिस्क कब ट्रांसफर हो रहा है, उसी से पता चलता है थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन कौन लेगा, और उसी से डिसाइड होता है कि सेलर बायर से प्राइस क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये तीन चीजें डिसाइड होती है। फिर उसके बाद अब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये किससे पता चलेगा, तो ये दो फैक्टर से पता चलता है। फैक्टर नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्या गुड्स आइडेंटिफाइड है कि नहीं है, और फैक्टर नंबर 2 इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या। सेक्शन 18 बोलता है कि अगर गुड्स कैसे वाले हैं, अनअसर्टेन गुड्स है, तो अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक गुड्स असर्टेन ना हो जाए। तो सेक्शन 19 बोलता है केवल गुड्स पता चल गए तो अब ये पता करो कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या है, क्योंकि ओनरशिप इंटेंशन पे ट्रांसफर होती है। तो 19 सब सेक्शन 2 ने बोला इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या, यही पता करना है तो टीसीसी पता कर लो, यानी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या, कंडक्ट ऑफ पार्टीज क्या, सर्कमस्टेंसेज ऑफ केस क्या। तो उसके हिसाब से इंटेंशन डिसाइड होगा, इंटेंशन के हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर डिसाइड कर लेंगे। तो 19 सब सेक्शन 3 ने बोला कि अगर पार्टी ने कुछ और डिसाइड किया होगा तो वैसा, लेकिन अगर कुछ डिसाइड नहीं किया है तो फिर कौन से गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ये जैसे सेक्शन 20 से 24 बोलेंगे वैसा होगा। तो अब करना क्या था, अब हमें ये अलग अलग केसेस हैं, तो अलग अलग केसेस में हमें यही सीखना है कि कौन से गुड्स में ओनरशिप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर होती है। तो कौन से गुड्स में ओनरशिप किस पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रांसफर हो रही है ये पता करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तब कौन से गुड्स में ओनरशिप किस पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रांसफर हो रही है अगर ये पता करना है, तो उसके लिए अब गुड्स किस फेज में है उसके हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर की बात फाइनल की जाएगी। लाइक नंबर 1 सेक्शन 20, अब मान लीजिए गुड्स कौन से हैं, स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब जहां क्लियर है। अब स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स में कोई फर्क नहीं है, आप जानते हैं स्पेसिफिक और असर्टेन में वो उतना ही फर्क है कि बाबूजी ने वो काम सुबह का सुबह कर लिया होता तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो जाते, लेकिन सुबह ऑर्डर देके गए थे शाम को दुकानदार निकाल रहे थे वो असर्टेन हो गए।
तो वो कब स्पेसिफिक होता है, कब असर्टेन होता है, वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अब पता है कि बाबूजी की 50 बोरियां कौन सी है, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे असर्टेन हो। तो अब उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है? तो सीधी सी बात है, सेक्शन 20 ने क्या बोला कि अगर गुड्स स्पेसिफिक है या असर्टेन्ड है तो उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे ही आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जैसे ही वो 50 बोरियां अलग हुई, स्पेसिफिक हो गए गुड्स, बाबूजी को क्लियर हो गया उनकी कौन सी 50 बोरियां हैं, तो इसका मतलब वो गुड्स के मालिक कौन बन गए? बाबूजी। आप दुकान में गए, मोबाइल खरीदा, दुकानदार ने मोबाइल का बिल बनाया, आपको दे दिया, यानी क्या स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, आपको तुरंत गुड्स देने के लिए तैयार है, आपको मैं तुरंत पेन देने के लिए तैयार हूं, दुकानदार तुरंत मोबाइल देने के लिए तैयार है। तो ये सब गुड्स में ओनरशिप कब मिली? जैसे ही आपने वो चीज मतलब आपके नाम पे हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड्स आपको मिला है कि नहीं मिला है, आपने उसका पैसा दिया है कि नहीं दिया है, उससे ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक काम है जो कॉन्ट्रैक्ट में करना है कि मुझे आपको पेन देनी है, आपको मुझे पैसे देने हैं, ये तो काम करना है, दिस इज परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही मैंने बिल बना के दिया, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई ना। आप दुकान में गए, दुकानदार को बोला भैया टीवी दे दो, ये वाली टीवी पसंद है स्पेसिफिक, तो आपने एक टीवी अलग करवा ली स्पेसिफिक गुड्स, दुकानदार ने बिल बना दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब वो टीवी लेके तो नहीं घूमोगे, तो आप क्या बोलते हैं दुकानदार को? होम डिलीवरी करवा देना, घर पहुंचवा देना। दुकानदार भी बोलता है ठीक है, डिलीवरी करा देंगे। अब वो डिलीवरी के लिए टीवी किसको देता है? ऑटो वाले को, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर को, कि जा इस पते पे छोड़ के आ जाना, और आपको बोल दिया जो भी पैसा होगा उसको वहां दे देना। तो मीनिंग देर भाई आने सोचिए, अभी टीवी गई कि नहीं गई, पैसा मिला कि नहीं मिला, उससे क्या ओनरशिप पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। आप वो टीवी के ओनर कब बने? द मोमेंट दुकानदार ने बिल बना के आपको दे दिया, और बिल बना मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। अब आप उस बोल के उस शोरूम से बाहर निकले ही थे, निकले ही थे, उतने में वो शोरूम में आग लग गई और वो टीवी जल गई। नुकसान किसका? अब अगेन ये नुकसान किसका पता करना है, तो पता करो हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स। तो इस केस में ओनर ऑफ टेलीविजन वॉज बायर। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका था, आपके हाथों में वो बिल था, वो बिल नहीं था, वो नुकसान था आपके हाथों में जो हुआ। क्यों? क्योंकि आग सेलर ने तो नहीं लगाई ना। तो अब जो नुकसान हुआ वो नुकसान बायर का हुआ। 99.9% रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो जिसकी टीवी थी, नुकसान उसका हुआ, लॉस विल बी ऑफ द बायर, वो टीवी का पैसा गया। वो ऑटो वाला टीवी लेके आ रहा है, आप जानते हैं, एक तो इंडियन ऑटो, ऊपर से इंडियन सड़क, अब उसने वो टीवी लेके आ रहा है आपको डिलीवर करने, ब्रेक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब सोचिए वो ऑटो टीवी लेके चल रहा है, उतने में वो टीवी उतर गई ऑटो से, उसको पता भी नहीं चला। वो तो दूसरे लोगों ने बताया कि भैया वो जो ऑटो में बैठी थी उतर गई है। अब उसमें भी ऑटो वाले को रुकना चाहिए था, पर ऑटो वाला करता क्या है, वो तुरंत, ब्रेक नाम की तो चीज ही नहीं है ना, तुरंत चलते हुए ऑटो को घुमाता है और फिर उसी स्पीड में जाता है, और जहां गिरी हुई थी अपने ऑटो को गिरा के वापस टीवी उसमें डाल के वापस ऑटो घुमा के लेके जाता है। करेक्ट, करेक्ट। वो ठीक है, वो इंडियन ऑटो का स्टाइल है चलने का, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए ना। अब वो ऐसे वो टीवी लेके जा रहा है, और सोचिए उसी में टीवी टूट गई, नुकसान किसका? ऑब्वियसली, क्योंकि बिल आपके हाथों में था। आप बोलते हैं वो डिलीवरी करना ऑटो वाला तो तुम्हारा आ रहा था, बोले बोला तो तूने था ना, तू खुद लेके चला जाता टीवी। हु इज एट लॉस? द ओनर। हु इज द ओनर? बायर इज द ओनर। तो लॉस विल बी ऑफ द बायर। तो कल को उस ऑटो वाले के खिलाफ एक्शन भी लेना तो कौन लेगा? बायर लेगा। सेलर को उससे कोई मतलब नहीं है, सेलर सिर्फ बोलेगा मेरे टीवी के 50,000 मेरे को दे दो, एक्शन फॉर प्राइस अगेंस्ट बायर। तो ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हुआ टाइम ऑफ ओनरशिप का। तो अगर गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में है, तो सीधी बात है
ओनरशिप इन द गुड्स ट्रांसफर एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। एक लाइन का सवाल जैसा भी केस बना के देगा, जवाब एक लाइन का रहेगा। तो पहले आपको यह पता करना था कि क्या गुड्स स्पेसिफिक थे और क्या डिलीवरेबल स्टेट में थे। मतलब टीवी आप चाहते तो ले जा सकते थे, तो स्पेसिफिक था कौन सी टीवी है और डिलीवरेबल स्टेट में थी। डिलीवरी हुई नहीं हुई उससे बात की बात है, प्राइस मिला नहीं मिला वो बात की बात है, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया कि नहीं, हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, ओनरशिप एज पर सेक्शन 20 ट्रांसफर हो चुकी। करेक्ट। तो सेक्शन 20 ने क्या बोला, सेक्शन 20 ने इतनी सी तो बात बोला, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। मतलब कौन सा केस है, गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में। तो जहां पे भी गुड्स स्पेसिफिक होते हैं और डिलीवरेबल स्टेट में होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, ओनरशिप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर होगी। ये है सेक्शन 20। जैसे एग्जांपल, X goes into a shop and buys a TV and asks the shopkeeper for its home delivery। पर सेम केस हो गया ना। The shopkeeper agrees to do it। तो टीवी के मालिक कब बने, टेलीविजन इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप ऑफ एक्स। तो एक्स उस प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। लेकिन अभी गुड्स तो स्पेसिफिक थे लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे। जैसे वो बाबूजी ने बोला था 50 किलो वीट दे देना, तो गुड्स तो स्पेसिफिक थे, एग्जिस्टेंस में था, ओनरशिप था, पोजेशन था। लेकिन दुकानदार ने क्या किया था, बाबूजी को गोडाउन में लेके गया, बोला ये पड़े बाबूजी 50 किलो। कैसे पड़े थे वो 50 किलो, ओपन कमरे में पूरे फैले हुए। तो बाबूजी एक एक दाना उठा के तो ले जा नहीं सकते 50 किलो। बाबूजी ने क्या बोला था कि कम से कम बोरियों में तो पैक कर, पैकिंग तो कर गुड्स की, तब ले जाऊंगा गुड्स, अभी थोड़ी गुड्स ले जा सकता हूं इसको। यानी गुड्स तो थे स्पेसिफिक, पता है बाबूजी को ये 50 किलो मेरे यहां पड़े हैं, लेकिन उनको ले जाएगा कैसे। तो इसलिए अभी सेलर को उसमें एक काम करना बाकी है। और क्या काम करना बाकी है, टू पुट इट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। ओ वीट को बोरियों में भरना बाकी है। जब तक ये काम नहीं हो जाता, अब सोचो बाबूजी बोल गए थे हाँ ये 50 किलो मेरे है ना, बोरियों में डाल के रखना, और गोडाउन से निकले, गोडाउन में आग लग गई, अभी नुकसान किसका। अब सेलर बोलते बाबूजी ये तो आपके देखो आंखों के सामने चल रहा है, मैं क्या करूं, आपने खरीद लिया था, चीज आपकी है, नुकसान आपका। बाबूजी बड़े स्मार्ट थे, दिखने में भी और दिमाग से भी। तो बाबूजी ने क्या बोला, बेटा ये कमरे में तूने फैला रखे थे, इट वर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। तो जो चीज डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं थी, ओनरशिप कहां ट्रांसफर हुई उसकी, ओनर तो तू है, चीज तेरी है। मैं शाम को आता हूं, अभी आग लगी है, तेरे को समय देता हूं, शाम को आऊंगा, बोरिया तैयार रखना। इसको बोलते हैं स्मार्ट बाबूजी। तो इसका मतलब ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, और जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो नुकसान किसका, सेलर का। तो अब ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो सेलर को पक्का है उसमें एक काम करना है, और वो है सारी चीज को उठा के बोरियों में पैक करना है। चलो सेलर ने वो काम कर लिया, बोरियों में पैक करके रख दिया, गोडाउन में आग लग गई। अब बोलो अब नुकसान किसका, अभी भी सेलर का। कारण आपने वो काम तो कर दिया डिलीवरेबल स्टेट में लाने का, लेकिन आग लग गई। अब आप बाबूजी को फोन किए, और बाबूजी मैंने आपके वो बोरिया पूरी पैक कर दी थी, पर आग लग गई है, वो सारी बोरिया जल के खाक हो गई है, पैसा लेने कब भेजू बताना। बाबूजी ने क्या बोलना है, झूठ बोलता है, सुबह मैं देख के गया था, सब ऐसे ही पड़ा था, तूने बताया था मेरे को कि तूने बोरिया तैयार कर दी है, बोला होता तो मैं सुबह ही ले जाता, या जिस वक्त तैयार हुआ था उसी वक्त ले जाता। झूठ बोलता है, अभी आग लग गई तो ये बोलता है कि गुड्स तैयार थे, मैं कैसे मान लू। इसका मतलब केवल गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बायर को इसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी, एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, कि बायर को पता है कि अब उसका गुड्स रेडी टू डिलीवर है। तो दुकानदार ने उसमें काम करना था क्या, जैसे ही बोरियों में पैक किया, फोटो खींचो, बाबूजी को व्हाट्सएप करो, अब बाबूजी को फोन करके बोलो बाबूजी फोटो में देख लो आपकी बोरिया पूरी अलग रख दिया। अब बाबूजी ने तुरंत थम्स अप भेज दिया। जैसे ये भेजा, इसका मतलब बायर को जानकारी हो गई, बायर हैज नोटिस देयर ऑफ।
अब वापस 5 मिनट बाद सेलर फोन करता है, भाऊजी व्हाट्सएप ऑन रखना। अरे क्यों? एक वीडियो भेज रहा हूं, देखो। बोले ये आग लग रही है, कहां? बोले ये गोडाउन में ही है मेरे। बोले वो बोरी किसकी जल रही है? आप ही की तो जल रही भाऊजी। बोले इसलिए वीडियो आपको भेज रहा था। अब सवाल है नुकसान किसका? अब बायर का, क्योंकि ये दो काम जो होने थे दोनों हो गए। सेलर ने वो काम कर दिया जो उसको करना था, टू पुट द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, और बायर को उसकी जानकारी भी देती थी, बायर इज नोटिस देयर ऑफ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। एंड द मोमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, रिस्क इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। बट ऑब्वियसली इसके पीछे अजम्पशन है कि आंख सेलर ने नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने 99.9% बोला था, 100% नहीं बोला था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन बाद में पता चलता है आंख सेलर ने खुद नहीं लगाई थी, तो फिर नुकसान वापस सेलर का हो जाएगा। तो वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर बात करें तो ओनरशिप जिसकी, नुकसान उसका। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो सेक्शन 21 ने क्या बोला? 21 स्पेसिफिक गुड्स है टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट का केस है। फर्क देखिए 20 और 21 में। 20 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ओनरशिप उसी मोमेंट पे ट्रांसफर हो जाती है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। लेकिन स्पेसिफिक गुड्स है और टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट है, तो स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट है, तो इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो काम ना हो जाए जो होना बाकी था, अंटिल सच थिंग इज डन। लेकिन केवल वो काम करने से काम नहीं चलेगा, बायर मस्ट बी गिवन नोटिस देयर ऑफ, एंड। तो बायर को उसकी जानकारी भी देना है। तो बायर को अगर उसकी जानकारी होगी तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगा। तो वीट को बोरियों में पैक करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ भाऊजी को भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप के लिए, वो काम करो, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। पुट द गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। बोलो क्लियर हो गया? 21 भी। तो दोनों में ही गुड्स स्पेसिफिक थे, पता था कौन सी चीज खरीद रहा हूं, वो कौन सी चीज बेच रहा है। लेकिन पहले में तो वो चीज ही तैयार थी तो मैं लेके आ जाता, दूसरे में वो चीज को तैयार करना बाकी था, तो ठीक है वो तैयार कर लो और मेरे को बता दो, तब मैं वो चीज लेके चला जाऊंगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। एग्जाम्पल, पीटर बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, आस्क फॉर होम डिलीवरी। अच्छा घर में पढ़ोगे तो फर्क ही समझ में नहीं आएगा, 2021 का फर्क क्या है? पहले केस में टीवी खरीद रहा था, बोला था होम डिलीवरी, दूसरे में कंप्यूटर खरीद रहा है होम डिलीवरी, तो दोनों तो एक ही जैसी बात है। तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जानी चाहिए सेलर से बायर को, क्योंकि वहां टीवी की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, यहां लैपटॉप की ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए कंप्यूटर की। आगे देखते हैं। शॉपकीपर एग्रीज टू इट, हाउएवर लैपटॉप डज नॉट हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। बताओ, अभी वो लैपटॉप में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं था, इसका मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो लैपटॉप क्या काम का? टीवी से भी ज्यादा बेकार है वो। अब अगर वो लैपटॉप को यूज करना है तो कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल होना चाहिए। तो सेलर ने क्या बोला? शॉपकीपर प्रोमिसेस टू इंस्टॉल इट एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग डिलीवरी। बोले डिलीवरी मैं इंस्टॉल कर दूंगा और डिलीवरी से पहले तुमको फोन कर दूंगा। उसी बीच में आग लग जाती और वो कंप्यूटर लैपटॉप जल जाता है। अब बोलो नुकसान। अब नुकसान किसका? सेलर का। क्यों? क्योंकि वो कुछ डिलीवरेबल स्टेट में आए कहां? लैपटॉप बायर पसंद करके गया था ये वाला लैपटॉप, लेकिन उसमें अभी कुछ काम करना बाकी था ना, टू मेक इट रेडी टू डिलीवर। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के डिलीवर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो उसमें काम होना बाकी था। तो जब तक वो काम नहीं होगा ओनरशिप ट्रांसफर होगी क्या? नहीं हो सकती, ओनरशिप सेलर की है। अब मान लो, मजा तो यहां नहीं है, मजा तो है जब सेलर बोलता है मैंने डाउनलोड कर दिया था, लैपटॉप तेरा तैयार हो गया और आग लग गई। अब नुकसान किसका? अभी भी सेलर का, क्योंकि वो बायर को फोन करेगा, राजू तेरा लैपटॉप जो है तैयार कर दिया था मैं, लेकिन आग लग गई है, पैसे देने भेज रहा हूं, दे देना। राजू ने क्या बोलना है? झूठ बोलता है। सुबह तक तेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, शाम तक तैयार हो गया बोलता है, और हो गया था तो मेरे को बताया क्यों नहीं? जानकारी दी थी मुझे। अभी आग लग गई है तो सब बोल रहा है कि सब कर दिया था रेडी, मैं नहीं मानता, इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, तो नुकसान सेलर का। तो ओनरशिप ट्रांसफर के लिए करना क्या था पीटर को? जैसे ही इंस्टॉल किया तुरंत फोटो बना, वीडियो बना और राजू को भेज दे और फोन करके बोल दे
और राजू व्हाट्सएप देख लेना, राजू का थम्स अप आ गया, बस इसी का इंतजार कर रहा था, अगला वीडियो वापस भेजो, देख टूट रहा है लैपटॉप, मेरी गलती से नहीं, कोई तोड़ रहा है, नुकसान किसका? बायर का। आग लग गई, मेरी गलती से तो नहीं लगी, नुकसान बायर का। चोरी हो गया सामान, मेरी गलती से नहीं हुआ, नुकसान बायर का। करेक्ट। ओनरशिप ट्रांसफर। In this case, property transfers to Peter only after the shopkeeper has installed the operating system, making the laptop ready for delivery and intimated the buyer. And intimated, ये काम होना जरूरी है, ये नहीं किया तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। केवल बोरियों में भर के रख दिया और आपको लगता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो गलत फहमी में। सवाल देखो एग्जाम में, सवाल के साथ है, एक्स एग्रीड टू परचेज 300 टन वीट फ्रॉम वाई आउट ऑफ अ लार्जर स्टॉक। 300 टन वीट खरीदने की बात हुई थी एक्स से वाई, एक्स ने वाई से के साथ। X sent his man with बोरिया of 150 tons of wheat। अभी 300 टन खरीदने की बात थी, एक्स ने अपने आदमियों को बोरियों के साथ भेजा और क्या बोला कि भैया ये सब वीट उन बोरियों में भरते रहना। 300 टन में 150 टन वीट पैक हो गया था। देन देयर वाज सडन फायर। ये देखो, आपको लगता है मैं ऐसे ही बोलता था आग लग गई, एग्जाम्पल में भी आग लगी। अभी सडन फायर हो गया एंड द एंटायर स्टॉक वॉज गटेड, वो पूरे के पूरे 300 टन जल गए। सवाल है नुकसान हुआ तो किसका हुआ, हुआ भी कि नहीं हुआ? नुकसान तो हुआ, पर अब किसका नुकसान हुआ? सेलर का कि बायर का कि दोनों का? और दोनों का तो कितना कितना? तो ये सवाल का जवाब देना है तो पहले आपको सिंपल सा यही तो चीज खोजना है कि हु इज द ओनर, ओनर कौन है। अभी यहां पे 300 टन वीट बेचने की बात हुई थी तो वो वीट तो खुले थे, इसका मतलब आना सर्टेन थे, टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट थे, तो कोई काम होना बाकी था ना बोरियों में भरने का। पर ये जो बोरियों में भरने का काम हो रहा था, किसने भेजा अपने आदमी? एक्स। एक्स कौन है? बायर। तो बायर ने अपने ही आदमी को भेजा था ना बोरियों के साथ कि जा भैया वो सेलर इसमें पूरा वीट भरेगा, भरवा के लिए आना। तो जब एक्स अपना आदमी भेज रहा है तो जो आदमी गया है वो क्या है? इज एन एजेंट ऑफ एक्स। तो जब एक्स का एजेंट है वो उधर बोरियों में भरता जा रहा है तो एजेंट को जानकारी है 150 टन हो गया, और एजेंट को जानकारी मतलब प्रिंसिपल को जानकारी, तो दोनों चीजें तो हो गई। 150 टन डिलीवरेबल स्टेट में आ गए और बायर को उसकी जानकारी भी है। जब दोनों कंडीशन पूरी होगी तो 150 की तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो वो 150 टन जो बायर वाले थे उसका तो नुकसान बायर का है, लेकिन जो 150 टन ऐसे ही बिखरे पड़े थे, अभी वो बोरियों में भरे नहीं थे, वो भी तो जल गए, अब वो नुकसान किसका? तो बायर बोलता भैया ये तो तूने बोरियों में भरा ही नहीं था ना, ये तो डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं थे। अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे तो ये तो गुड्स तेरे ही हैं, ओनरशिप ट्रांसफर कहां हुई? नुकसान तेरा। तो यहां पे मिक्सअप होगा, 150 टन का नुकसान मेरा, 150 टन का तेरा। करेक्ट? आगे बात समझ में? 20 हो गया, 21 हो गया, तो अब 22 क्या बोलता? 22 और बड़ी सिंपल बात बोलता। अब स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन उसमें कुछ काम अभी होना बाकी है, जिससे क्या किया जाना है? प्राइस डिटरमाइन करना है। तो उसमें ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी अगेन तब तक वो काम ना कर लिया गया हो और उसकी जानकारी बायर को ना दे दी गई हो। जैसे अब बाबूजी उन्होंने खरीदना तो वही 50 किलो वीट था, वो क्या किए? गोडाउन में गए और फटाफट हाँ ये निकाल ये निकाल ये निकाल ये निकाल निकाल, ऐसी आधा गोडाउन निकलवा दिया, चल टेम्पो में चढ़ा, घर पहुंचा दे। सेलर ने बोलना है ओ बाबूजी रुक जाओ, इतनी क्या हड़बड़ी है, अभी कुछ काम तो करने दो। बोले क्या काम करना है, सब बोरियों में तो पैक है। तो बोले तो इतनी सारी बोरियां निकलवा दी है, तौलू नहीं, ये 50 किलो है, आपको समझ में आ गया कि ये 50 किलो है? तो अभी सेलर को उसमें काम करना है ना, क्या? तौलना। बोले पहले तौलू, 50 किलो होगा वही आपको दूंगा ना, चल ये वाली बोरी रख, ये रख, ये वाली हटा, ये हो गया ज्यादा, 50 किलो कंप्लीट हो गया। तो जब 50 किलो कंप्लीट हो गया इसका मतलब अब यही गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा ना आपको, बची भी बोरियां रख दो।
तो उसकी तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, भले ही निकाला था बाबूजी ने, तो क्या हो गया, कोई काम करना बाकी था। सोने चांदी की दुकान में गए थे, तो बाहर ने आ, ये निकालो ये निकालो ये निकालो ये निकालो, चलो जा रहे बिल बनाओ फटाफट। दुकानदार बोले रुक जाओ, बिल बनाना है तो प्राइस कितना चार्ज करूंगा, पहले ये तो देख लो वजन क्या है, तौलू नहीं, बिना वजन किए सोना बेच दूं, तो एक काम होना बाकी है ना। अब उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब दुकानदार उसको तौले 50 किलो आ रहा है कि नहीं, और उधर ज्वेलर तोले कितना ग्राम है सोना, और जब ये काम करते हैं तो बायर उधर खड़ा रहता है कि नहीं चुपचाप, बाबूजी, जैसे ही वो दुकानदार 50 किलो वीट तोल रहा था, बाबूजी वहीं खड़े रहते चेक करने के लिए। वो पैर हटा तू अपना तराजू से, पैर क्यों रखा है, पैर हटा, 50 किलो होना चाहिए, उसमें तेरा वजन क्यों डाल रहा है, बोरियों का वजन होना चाहिए, बाबूजी को जानकारी। उधर ज्वेलर जैसे ही नापता है, बायर तो वहीं चिपका रहता है, कितने ग्राम है सोना पता तो करो, तो मतलब बायर को ऑटोमेटिक जानकारी, वो काम हो गया, जैसे वो काम हुआ बिल बनाओ दे दो। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब वो काम हो, पता चल जाए कितना किलो है, दैट इज द टाइम व्हेन द ओनरशिप ट्रांसफर। सेक्शन 22 वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल्स है। देखो सब तो रेडी था, करना तो कुछ ही नहीं था उसमें, बोरियों में भी बंधे हुए थे, फर्क क्या है 20, 21, 22 में, तो आपको ये पता करना एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है, कि वो 20 की 21 की 22। तो सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट है, लेकिन सेलर इज बाउंड टू वे मेजर टेस्ट या डू सम अदर एक्ट और थिंग विद रेफरेंस टू गुड्स, कुछ ना कुछ करना बाकी था, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस। तो अगर ऐसा कुछ है, देन द प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन, जब तक उसका वजन ना हो जाए तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, सेम चीज, तो बायर को जानकारी है कि कितना वजन है, तो तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तीनों केस क्लियर हो गए। तो 20, 21, 22 ये किसका हो गया, व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक। तो अब अगर क्वेश्चन में कभी भी आएगा और आपको ये क्लियर है कि गुड्स स्पेसिफिक है या असर्टेन्ड है, तो उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, उसके लिए पहले आप एग्जाम में बस ये चेक कर लो कि वो 20 का केस है कि 21 का केस है कि 22 का केस है, क्योंकि उसके मुताबिक ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अब अगर गुड्स स्पेसिफिक नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि गुड्स अनअसर्टेन्ड हो सकते हैं। अब अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, इस सवाल का जवाब है 23। 18 ने पहले ही बोल दिया था अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप हम तब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक गुड्स असर्टेन ना हो जाए, पर गुड्स अगर असर्टेन हो गए तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो उस केस में 23 बोलता है ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब देयर इज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन बाय सेलर। जब भी सेल होता है तो क्या सेलर शर्तों के साथ बेचता है क्या, मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं लेकिन बोलता हूं यूज मत करना, बोलेंगे सर फिर खरीदी क्यों रहे हम पेन। कार वाला आपको कार बेचता, बोलता बेच रहा हूं लेकिन बड़े नाजों से पाला है, शोरूम से निकाला नहीं मैंने कभी, तू भी घर से मत निकालना, तो फिर कार खरीद क्यों रहे। तो इसका मतलब कंडीशनल एप्रोप्रिएशन नहीं होता, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, बिना किसी शर्तों के गुड्स निकाल लिए गए हैं, आप सेलर को पता है ये गुड्स तेरा है, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स था तो पहली बात सेक्शन 18 ने बोला जब तक वो गुड्स असर्टेन नहीं हो जाएंगे तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग गुड्स असर्टेन है कि नहीं है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि कंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स था कि अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन था। So whenever there is unconditional appropriation of goods either by the seller with assent of buyer or by the buyer with the assent of seller, यानी शुरू में तो बाबूजी ने बस 50 किलो वीट बोला था, लेकिन वो 50 किलो वीट अब कैसे निकाले जाएंगे जरा सोचिए। उधर सेलर भी गोडाउन में जा रहा है, उधर बाबूजी भी गोडाउन में जा रहे हैं। अब या तो वो सैंपल के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था, बाबूजी ने सेलर को बोला भैया ये वाला सैंपल निकालो, तो वो सेलर या उसका आदमी खोजेगा गोडाउन में मैंने वो सैंपल कहां रखा था, और ऐसा चेक करेगा, फिर समझ आएगा ये वाली बोरी है, वो ले जाके बाबूजी को बताएगा, बाबूजी चेक करेंगे हाँ यही वाली बोरी है। तो ये काम किया गया था बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर। तो बाबूजी ने जैसे बोला ये वाली बोरी है, सेलर ने तुरंत 50 बोरियां निकलवा दी, तो गुड्स असर्टेन हो गए, ओनरशिप 50 बोरियों की ट्रांसफर हो गई। या मान लो सेलर को नहीं मिल रहा, पता नहीं इतना बड़ा गोडाउन था कहां से मैंने सैंपल दे दिया, पर बाबूजी एक्सपीरियंस थे, वो इधर उधर घूमे और बोले छोटू इधर आ, ये वाला सैंपल है, ये बोरियां निकाल।
सेलर चेक करता है, हाँ जो मैंने आपको सैंपल दिया था यही दिख रहा है, तो यानी ये काम किया गया था बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर। तो एप्रोप्रिएशन कोई भी करे, यानी बोरिया कोई भी निकाले, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि बोरिया सेलर निकाल रहे कि बायर निकाल रहे, इंपॉर्टेंट है बोरियों का निकलना, गुड्स का असर्टेन होना। तो जब ऐसा काम होगा बाय द सेलर विद एसेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉपर्टी देयर अपॉन पासेज टू द बायर, तो वो बोरिया बाबूजी की हो गई। अब वो फॉर्मेलिटी है बोरियों को ले जाना, बाबूजी के घर तक पहुंचाना, वो तो बस डिलीवरी है, बट बोरिया तो बाबूजी की हो चुकी है। अब जब वो गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर अगर दिया जाता है, कब माना जाएगा अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन है? अगर सेलर ने वो गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर थर्ड पार्टी को दे दिया है। अब वो 50 बोरियां अलग कर दी थी, तो टेम्पो वाले बोला ना, जा बाबूजी के घर छोड़ के आ जाना। अब वो टेम्पो वाला चाहे बाबूजी खुद करके आए हो या सेलर ने करके भेजा हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। टीवी खरीदने गए थे तो वो टीवी जो टेम्पो वाला था, ऑटो वाला था, वो सेलर का था कि बाहर का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक बार टीवी टेम्पो वाले को दे दी गई है, मतलब काम हो गया है, सेलर से बाहर को ओनरशिप जा चुकी है। तो अब वो जो ऑटो वाला, ट्रक वाला, टेम्पो वाला जो भी गुड्स लेके आ रहा है, वो बायर का लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेलर हैज नॉट रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर सेलर हैज नॉट रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ डिस्पोजल, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द थर्ड पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, यानी गुड्स को बायर को ट्रांसमिट करने के लिए थर्ड पार्टी को दे दिया गया था, और सेलर हैज नॉट रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ डिस्पोजल, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, वो गुड्स अब बायर का है, रास्ते में जो भी नुकसान होगा सब बायर का होगा। तो इसी को बोला जाता है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, वेयर सेलर हैज नॉट रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ डिस्पोजल इज द केस ऑफ अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। और जो अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, वो गुड्स बायर का है। 23 ये बोलता है। लेकिन अगर सेलर हैज रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ डिस्पोजल, जैसे मैंने बताया ओनरशिप क्या ट्रांसफर होगी, आपके इंटेंशन पे डिपेंड कर रहे हैं ना। तो जब सेलर ने 100 टीवी ट्रक वाले को दी, तो उसको एक चीज बोल के दी कि तेरे को 100 टीवी भेज रहा हूं, ये पते पे पहुंचाना है, लेकिन जब तक मैं बोलूंगा नहीं ये टीवी उसको देना मत, पहले उससे पैसे लेना, वो पैसे देगा तो ही ये टीवी उसको डिलीवर करना, वरना वापस ले आना टीवी। मैंने ऐसा बोल के ट्रक वाले को भेजा है, मतलब आई हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ना। क्या वो ट्रांसपोर्टर की अब हिम्मत है कि बिना मेरे से पूछे वो टीवी दे दे? नहीं दे सकता। इसका मतलब जब वो मेरे से बिना पूछे दे ही नहीं सकता, तो आई हैव रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल, कि अब तू वो गुड्स को डिस्पोज नहीं कर सकता मेरे से बिना पूछे। तो अगर मैंने ऐसा बोल के भेजा है तो फिर वो 23 का केस ही नहीं है, फिर तो वो 25 का केस बन जाता है। इट्स अ केस ऑफ सेक्शन 25 वेयर सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। तो जब सेलर रिजर्व कर लेता है राइट ऑफ डिस्पोजल को, तो फिर वो गुड्स सेलर का है। अब वो ट्रांसपोर्टर जो गुड्स लेके चला है वो बायर का नहीं बल्कि सेलर का लेके चला है, और अगर सेलर का गुड्स लेके चला है तो कल को अगर कुछ नुकसान हुआ, वो गुड्स टूटा फूटा रास्ते में, नुकसान किसका? सेलर का, क्योंकि एज पर सेक्शन 25 ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। तो 25 उसी से मिलता जुलता 25 पे भी अगर आओ तो 25 ने क्या बोला? यही तो बोला, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। तो 23 और 25 एक जैसी बात है। 23 बोलता है गुड्स बायर का है, क्योंकि सेलर ने अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन कर दिया था, तो अब जो भी होगा गुड्स में नुकसान बायर का होगा। लेकिन वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स या सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर में बाय टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। तो यहां पे उसने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिया। जहां पे भी आपने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिया है, the goods until certain conditions are fulfilled. In such cases, notwithstanding delivery of goods to the buyer or carrier has been made or not, property does not pass to the buyer until the condition imposed are fulfilled. तो जब तक जो कंडीशन थी वो फुलफिल ना हो जाए, क्या बोला था? जब तक वो पैसे ना दे दे टीवी उतारना मत ट्रक से, तो वो पैसे दे दे तो मतलब टीवी दे देना, और टीवी दिया ओनरशिप ट्रांसफर, और पैसे नहीं दे ट्रक घुमाना टीवी ले आना, तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर ही कहां हुई? नहीं हुई। क्लियर हो गया केस? दैट इज 25। तो 23 और 25 ये दोनों केस भी हमने देख लिया, बोलो इसमें कोई डाउट? 23 डिस्कस किया, 25 डिस्कस किया, 20, 21, 22 भी डिस्कस किया, कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है।
अब लास्ट इंस्टेंस बचता है, वो है जब गुड्स को बेचा जाता है ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। तो जब अप्रूवल बेसिस पे बेचा जाता है कोई सामान, तो उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, उसके लिए डिपेंड करता है। अगेन वही कौन सा केस आ रहा था, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कि नहीं अप्रूवल में, तो वो सिंपल है, अकाउंट्स में भी आता है, आप उसमें आप अकाउंटिंग टॉपिक सीखते हैं, यहाँ पे लॉ का टॉपिक है। तो सेक्शन कौन सा वाला, 24। 24 अप्लाई होता है जब गुड्स को कैसे बेचा जाता है, ऑन अप्रूवल बेसिस। तो जब ऑन अप्रूवल बेसिस बेचा जाता है तो सीधा कॉमन सेंस से बताइए ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। मैंने आपको कोई चीज बेची थी 30 दिन के लिए ऑन अप्रूवल, 30 दिन ऑन अप्रूवल भेजा था, इसका मतलब क्या है कि 30 दिन तक आप वो गुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप लौटा दीजिए, मैं रख लूंगा वो गुड्स को वापस। अब वो गुड्स में ओनरशिप आपको कब ट्रांसफर हो रही है, केस नंबर 1, अभी 20 दिन हुए हैं, आपने मुझे फोन करके बोला हाँ सर बहुत बढ़िया टीवी थी, हमको पसंद आ गया, हम रख रहे हैं। तो जैसे ही आपने मुझे फोन करके ओके बोला, ओनरशिप इन द गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। केस नंबर 2, 30 दिन बीत गए, आपने ओके नहीं बोला, लेकिन नोके भी तो नहीं बोला, आपको लौटाना चाहिए ना टीवी, आपने लौटाया नहीं, और टाइम एक्सपायर हो गया। तो जहां टाइम था और टाइम एक्सपायर हो गया और आपने नोके नहीं बोला था, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ओके हो गया, तो वो टीवी आपकी हो गई। 31वें दिन बिल पहुंच गया आपको, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। पर जहां टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, तो फिर रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम तक आपने गुड्स नहीं लौटाया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो ये तो कॉमन 2 केस थे। लेकिन तीसरा केस, मैंने आपको कोई चीज ऑन अप्रूवल दी थी, आपका काम क्या था, ओके नोके कुछ तो करना, आपने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन वो गुड्स में कुछ ऐसा काम किया जो सिर्फ ओनर ही कर सकता है। क्या कर दिया, आगे बेच दिया किसी को, या प्लेज रखवा दिया गुड्स किसी के पास, तो कोई ऐसा काम कर दिया ना जो गुड्स पे राइट ओनर का होता है। मैंने बोला यार समझ में नहीं आ रहा, मुझे ओके नहीं बोला और वो टीवी भी बेच दी किसी और को, तो मतलब मेरे हिसाब से तो फिर आपका ओके हो गया ना। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में एज अ सेलर माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, और तभी आपने उसको किसी और को बेचा है, तो अब एज अ सेलर मैं आपसे पैसे मांग सकता हूं। आप बोलेगा हमने तो ओके बोला ही था, मैंने बोला ये ऑटोमेटिक ओके, तुमने सेल प्लेज कर दिया, ऑटोमेटिक ओके। आप बोलते सर हमने ओके नहीं बोला था, हम पैसे नहीं देंगे, तो मैं पहुंच गया जिसको आपने टीवी बेची थी उसके पास, और मैंने बोला टीवी लौटा। सवाल यह था जिसने पैसे देके आपसे टीवी खरीदी थी, क्या मैं उससे टीवी मांग सकता हूं, टीवी नहीं मांग सकता, क्योंकि सेल हो चुका है और अब वो टीवी का ओनर वो है, मैं ओनर नहीं हूं टीवी का। तो कल को अगर सवाल आता है कि एज अ सेलर क्या आपने जिसको टीवी बेची थी क्या मैं उससे टीवी ले सकता हूं, आपने बोलना नहीं, क्योंकि ओनरशिप सेल ऑन अप्रूवल पे ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि बायर ने कुछ ऐसा काम किया जिससे ऑटोमेटिक अप्रूवल हो गया था माना जाता। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो ओनर ने बेचा है, अब मैं उससे टीवी तो नहीं मांग सकता, तो मेरा राइट क्या है, मैं सिर्फ आपसे पैसे मांगूंगा। अगर मैं उससे टीवी मांगने गया, बोलेगा आप कौन, मैं आपको जानता भी नहीं, आप जाइए, करेक्ट। तो मैं उसे टीवी वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे पैसे जरूर ले सकता हूं क्योंकि सेल हो चुका है। लेकिन वही चीज पे जवाब बदल जाएगा, अगर मैंने आपको वो टीवी फॉर सेल फॉर कैश ओनली और अप्रूवल बेची थी, सेल फॉर कैश ओनली और अप्रूवल। अगर मैंने वो टीवी आपको कैश ओनली और रिटर्न पे बेचा था अगर, तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भैया ये चीज आपको दे रहा हूं ऑन अप्रूवल, पर ये चीज सेल तभी होगी जब आप इसके पैसे मेरे को दे दोगे, कैश मतलब कैश नहीं, कैश मतलब मनी, पैसे दे दोगे, तो इसकी ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आप इसके पैसे दोगे। आप सोचो मैंने आपको टीवी दिया था, आपने उसको फर्दर किसी और को सेल कर दिया, मैंने बोला मेरे को पैसे दिया नहीं, तू होता क्या ना टीवी वापस और किसी को बेचने वाला। अब आपने मुझे पैसे नहीं दिए, 1-2 बार पैसा मंगा आपने नहीं दिए, जिसको आपने टीवी दी थी क्या उससे टीवी ला सकता हूं, अब ला सकता हूं, क्यों, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन सेल समथिंग ऑफ विच इज नॉट द ओनर देयर ऑफ। आपने वो टीवी बेचे कैसे जब आप वो टीवी के मालिक ही नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको वो टीवी क्या बोल के बेची थी, कैश ऑनली और रिटर्न, अप्रूवल और रिटर्न नहीं बोला था, कैश ऑनली और रिटर्न बोला था। तो जब चीज वो चीज के लिए पैसे ही नहीं दिए आपने मुझे, और वो चीज आपने किसी और को बेच दी, तो वो चीज का मालिक तो मैं हूं, आप मालिक का है। तो जब आप मालिक ही नहीं है तो आपने बेचा कैसे, आपका टाइटल डिफेक्टिव, तो आपके चलते वो बायर का टाइटल डिफेक्टिव।
तो अब मैं अपनी चीज वापस मांग लूंगा। अब वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बोलेगा यार मैंने पैसे देकर टीवी खरीदा है, मेरी क्या गलती इसमें, तब उसको क्या रेमेडी है? तो उसके लिए बोलोगे ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल है, क्योंकि उसने जिससे खरीदा था वो ये मान के खरीदा था कि ही इज द ओनर, बट एक्चुअली ही इज नॉट द ओनर। तो कंडीशन एज टू टाइटल ब्रीच हो गई ना। तो जब कंडीशन एज टू टाइटल ब्रीच हो गई, तो वो जो भी प्राइस है, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम फॉर प्राइस एंड डैमेजेस इफ एनी, ये उसकी रेमेडी। तकलीफ होगी, लेकिन करना तो यही पड़ेगा उसको। वो चीज नहीं रख सकता अपने पास, चीज मैं लूंगा। तो सेम सिचुएशन में आंसर बदल जाता है। क्लियर? क्लियर, हाँ कि ना? तो ये हमने पूरे गुड्स में ओनरशिप कब कब ट्रांसफर होती है उसके सारे केसेस डिस्कस कर लिए। गुड्स स्पेसिफिक थे तो क्या हो गया, अनसर्टेन थे तो क्या हो गया, और कैश ऑनली और अप्रूवल था तो क्या होगा, उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। तो जो पहला पार्ट है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक, चलो। तो ऑलरेडी हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का तीसरा यूनिट का एक पार्ट डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो पहला हिस्सा था वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम ओनरशिप ट्रांसफर। तो उसका रेलिवेंस हमने देखा था कि भैया ओनरशिप ट्रांसफर होने का रेलिवेंस क्या होता था। तो उसमें सेक्शन 18 बोलता था सबसे पहले गुड्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। जब तक गुड्स अनअसर्टेन है उसकी ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं हो जाएगी जब तक गुड्स असर्टेन ना हो जाए। तो फर्स्ट थिंग ये सीखा था हमने। और दूसरा हमने सीखा था इंटेंशन ऑफ पार्टीज। तो 19 सब सेक्शन 1 बोला ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी व्हेन द पार्टीज इंटेंडेड टू ट्रांसफर। तो 19(2) ने बोला इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या है, ये डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी टीसीसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और 19(3) ने बोला अनलेस अदरवाइज एग्रीड, तो पार्टनर्स में मतलब फर्म्स में या सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, तो एस सेक्शन 20 से 24 बताएं वैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। फिर 20 से 24 हमने देखा, तो 20 था स्पेसिफिक गुड्स थे, डिलीवरेबल स्टेट था, ओनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 21 स्पेसिफिक गुड्स थे, टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट था, ओनरशिप ट्रांसफर होगी when the goods are put in deliverable state and buyer has notice thereof। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है। फिर 22 आया, वो बोलता है स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट है, लेकिन उसमें कोई ऐसा काम होना बाकी फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी व्हेन दैट वर्क ऑफ वेइंग वॉल्यूम, वो सब जो भी काम करना था, पैकिंग, वो सब कर लिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड बायर हैज अ नोटिस देयर ऑफ। तो तब ओनरशिप जो है वो उसकी ट्रांसफर होती है। ये हमने देखा था। तो 20, 21, 22 हो गया। फिर 23 जो था और 25, ये था व्हेन द सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो 25 लगता था। वेयर सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो 23 लगता था। If the seller has not reserved the right of disposal, it is unconditional appropriation of goods, और unconditional appropriation है ownership is transferred to the buyer, correct। और वो unconditional appropriation मान जाएगा where the goods are delivered to the transporter for the purpose of transmission to buyer। तो बायर को अगर ट्रांसमिशन के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया गया विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो माना जाएगा कि गुड्स जो है वो एक तरीके से अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो गया, ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। लेकिन जहां पे सेलर इज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल 25 में, तो ओनरशिप इज नॉट येट ट्रांसफर्ड, और उस केस में स्टिल सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। फिर 24 में हमने देखा था गुड्स फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 हमने देखा था, याद करिए। ऑप्शन 1 क्या था कि उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। उसमें ओनरशिप अगर सेल ऑन अप्रूवल पे भेजा गया था और टाइम लिमिट स्पेसिफाइड था, वो टाइम से पहले बायर इज गिवन द एसेंट, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ऑप्शन नंबर 2, टाइम लिमिट स्पेसिफाइड था एंड अपॉन द एक्सपायरी ऑफ टाइम बायर का कोई जवाब नहीं आया, इज नॉट रिजेक्टेड द गुड्स, तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई इमीडिएटली ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। जहां पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। या थर्ड इंस्टेंस था ऑप्शन नंबर 3 पे, जहां पे बायर ने कंफर्म नहीं किया है लेकिन ही हैज कमिटेड एन एक्ट विच एक तरीके से अप्रूव्स ट्रांसमिशन और सेल फ्रॉम सेलर टू बायर, करेक्ट। तो ये माना जाता है कि उसकी हाँ है, जस्ट लाइक ही हैज फर्दर सोल्ड द गुड्स और ही हैज गिवन द गुड्स बाय वे ऑफ प्लेज टू थर्ड पार्टी। तो कुछ ऐसा एक्ट बायर ने किया विच कंफर्म्स एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ बायर, ओनरशिप इन द गुड्स गेट्स ट्रांसफर्ड। तो ये हमने 24 के तौर पे देखा था। हाउएवर इसी में अगर कैश ऑनली और रिटर्न बेसिस पे बेचा गया था, तो कैश ऑनली और रिटर्न बेसिस में ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है व्हेन एक्चुअल मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय द सेलर, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, अदरवाइज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। फिर यानी यहाँ सारी बातें जो थी 20 से लेके 25 तक वो पूरा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 26 जो है, 26 इज अ केस ऑफ एक तरीके से ओनरशिप फॉलोइंग रिस्क। तो जो हम देखते थे कि ओनरशिप जो है, तो ओनरशिप में रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, यही बात क्या है, सेक्शन 26 है।
कि अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट रिस्क किसका होगा, हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स, रिस्क उसका होता है। पर ये 99.9% केस में, बट दैट डज नॉट मीन ऑलवेज इट इज गोइंग टू होल्ड ट्रू। इसका मतलब कई बार ऐसे भी इंस्टेंसेस आएंगे जहां पे गुड्स का ओनर कोई और है, लेकिन हाँ, नुकसान किसी और का है, रिस्क किसी और का है। तो याद करिए, वही सामान जो आपने दुकान में छोड़ के गए थे, बोले थे 2 घंटे बाद आके लेंगे, अगर वो सामान चोरी हो जाता तो गलती बायर की, नुकसान बायर का होता, क्योंकि बायर वॉज द ओनर ऑफ द गुड्स। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो सामान था वो चोरी क्यों हुआ, वो चोरी होने के पीछे वजह थी कि भैया सेलर ने क्या किया था, वो सामान को ऐसे सड़क पे रख के अपनी दुकान बंद करके चला गया था। तो दैट वॉज द रीजन फॉर हिज थिंग्स गेटिंग स्टोलन। तो यहाँ पे फॉल्ट किसका है, फॉल्ट है सेलर का। तो भले ही गुड्स का ओनर बायर है, लेकिन रिस्क किसका हो जाएगा, सेलर का हो जाएगा। हेल्ड सेलर को वो पैसा बायर को देना पड़ेगा नुकसान का। करेक्ट। सो नॉर्मली रिस्क फॉलोज ओनरशिप, लेकिन इफ द पार्टी इज एट फॉल्ट तो रिस्क उस पार्टी का होगा हु इज एट फॉल्ट। तो इसका मतलब द पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट उसका रिस्क नहीं होगा, भले ही वो गुड्स का ओनर ही क्यों ना हो। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी अनलेस अदरवाइज एग्रीड, गुड्स रिमेन्स एट सेलर रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू बायर। जब तक प्रॉपर्टी आप बायर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक गुड्स किसका होता है, तब तक रिस्क गुड्स सेलर का होता है, इसलिए रिस्क भी किसका होता है, सेलर का होता है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू बायर, गुड्स आर एट बायर रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कॉमन रूल था। हाउएवर, लेकिन अगर डिलीवरी डिले हुई है, उसकी वजह क्या है, फॉल्ट ऑफ आइदर बायर और सेलर, तो जिसकी फॉल्ट है रिस्क उसका, फिर भले ही ओनर गुड्स का कोई भी हो। द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, तो जो पार्टी इन फॉल्ट है, रिस्क उसी का रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ए बिड्स फॉर एन एंटिक पेंटिंग एट सेल बाय ऑक्शन। आफ्टर द बिड व्हेन द ऑक्शनर स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड, ही हिट्स द एंटिक व्हिच गेट्स डैमेज। बताइए, तो वो ऑक्शन में कुछ पेंटिंग बेच रहा था, और ऑक्शन में कैसे सेल होता है ये आप जानते हैं, अपॉन द फॉल ऑफ थर्ड हैमर सेल हो जाता है। मान लो फर्स्ट या सेकेंड हैमर में ही वो उछल जाता है हैमर, और पेंटिंग में जाके जाता, पेंटिंग टूट जाती, अब तो वैसे भी वो पेंटिंग सेलर की है, नुकसान किसका, सेलर का। लेकिन मान लो वो उधर 50,003 बोलता, और उसके बाद उछल के पेंटिंग में जाता और पेंटिंग टूट जाती, तो रिस्क किसका होता, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई अपॉन फॉल ऑफ थर्ड हैमर, ओनर बाहर हो जाता, लेकिन रिस्क किसका होता, तब भी सेलर का होता। कारण, क्योंकि हु इज द पार्टी एट फॉल्ट, यहाँ पे तो वो ऑक्शनर, और ऑक्शनर होता कौन है, इज द एजेंट। किसका एजेंट होता है, सेलर का। इसका मतलब गलती किसकी थी, सेलर के एजेंट की थी, तो एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो गलती प्रिंसिपल की। पार्टी एट फॉल्ट कौन हुआ, सेलर। आइदर ऑफ द केस, तीसरे हैमर से पहले टूट जाए तो भी नुकसान सेलर का, तीसरे हैमर के बाद टूटे तो भी नुकसान सेलर का होगा, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, पहले में तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई, दूसरे में भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन पार्टी एट फॉल्ट सेलर। करेक्ट। In this case, loss will have to be borne by the seller क्योंकि ownership has not yet been passed from seller to the buyer. A contracted to sell 100 bales of cotton to be delivered to B in Feb. B took the delivery of the part of the cotton but made default in accepting the remaining bales. तो क्वेश्चन हिंट करता है कि डिफॉल्ट किसका है। ए तो 100 बेल पैक करके बी को देने के लिए तैयार था, पर बी ने आधा डिलीवरी तो ले लिया, लेकिन बचे हुए के लिए बोला ले लेता हूँ, डिफॉल्टिंग टू एक्सेप्ट द रेस्ट। तो डिफॉल्ट किसका है बता दिया क्लियर में, बायर का है। कॉन्सिक्वेंटली द कॉटन बिकम्स अनफिट फॉर यूज, और उसी बीच में वो मतलब इतना टाइम लगा दिया कि वो कॉटन अब यूज करने लायक ही नहीं रहा। सवाल है, अब वो नुकसान किसका, बाहर बोलते मैंने तो लिया ही नहीं था आपसे, गलती आपकी है, नुकसान आपका है। सेलर बोलता मैं तो कब से बोल रहा था लेके जा, लेके क्यों नहीं गया, हु इज द पार्टी एट फॉल्ट, बायर, नुकसान किसका, बायर का। इन दिस केस लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द बायर। इट शुड हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट द जनरल रूल शैल नॉट अफेक्ट ड्यूटीज, मतलब ठीक है छोड़। तो इसका मतलब ये हमने देखा। तो सवाल देखिए जैसे आते हैं, Mr. Samuel agreed to purchase 100 bales of cotton from Mr. Varun out of large stock and sent his men to take delivery of goods. उसने अपने आदमी को भेजा सिर्फ गुड्स की डिलीवरी लेने। They could pack only 60 bales and later on there was an accidental fire and entire stock was destroyed including that 60 stocks. सवाल है किसका नुकसान। अब ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने 21 में भी देखा था, पर फर्क क्या था 21 और इसमें। 21 में वो व्यक्ति ने जो बोरियां भेजी थी, उसमें आदमी को भी साथ में भेजा था बोरिया लेके। तो जब बोरियों में सामान पैक हो रहा था, तो मतलब उसके आदमी को जानकारी थी, बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, तो इसलिए वो 300 टन जो वीट था, 150 जो पैक हो गया था वो नुकसान बायर का था, और 150 टन वीट का नुकसान सेलर का था। यहाँ पे तो मैंने बस डिलीवरी के लिए अपना आदमी भेजा है, बोरी लेके थोड़ी भेजा है। तो पैक तो कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। तो सेलर का काम क्या था,
पूरा पैक करके बायर को या उसके एजेंट को जानकारी देना, और उसके बाद वो गुड्स क्या होता, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती, डिलीवरेबल स्टेट में लाना और बायर को उसकी जानकारी देना। अब क्योंकि यहाँ पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पूरे आए नहीं है, तो ओनरशिप तो अभी भी सेलर की है। ओनरशिप इन द गुड्स इज नॉट येट ट्रांसफर्ड। नुकसान किसका? सेलर का। सेलर का पूरे 100 बिल का नुकसान किसका? सेलर का। और यहाँ पे कॉन्ट्रेरी व्यू आप डालें। कॉन्ट्रेरी व्यू क्या, कि अगर मान लो ये जो 60 बेल्स पैक हुए थे, वो 60 बेल्स की पैक होने की जानकारी सेलर ने उसके जो आदमी आया था उसको दे दी थी कि भैया ये 60 पैक हो गए, तो मतलब उसकी नॉलेज नोटिस तो दिया जा चुका था, तो वो तो डिलीवरेबल स्टेट में भी थे और बायर हेड नोटिस देयर ऑफ, तो ये गुड्स बायर का हो जाता, और गुड्स बायर का हो जाता तो इसमें 60 का नुकसान बायर का हो जाता। तो ये कॉन्ट्रेरी व्यू था जो आपको डालना चाहिए। ठीक। अब ऐसे ही अगला फेज यानी 26 आफ्टर ओनरशिप खत्म करने के बाद अगला फेज आता है सेल बाय नॉन ओनर्स, यानी ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स की जब आप बात करते हैं तो सोचिए सेल ऑफ गुड्स में हम पढ़ते ही क्या है, कि जो गुड्स का ओनर है वही गुड्स को बेच सकता है। तो ये हेडिंग ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप बाय नॉन ओनर। तो हेडिंग ही इंटरेस्टिंग है, यानी ट्रांसफर बाय ओनर, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय नॉन ओनर। तो जो नॉन ओनर है वो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते? तो इसी के लिए हमारा मैक्सिम था, वो मैक्सिम क्या था, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। नो वन कैन सेल समथिंग ऑफ इट इज नॉट द ओनर देयर ऑफ, या जिसका टाइटल आपके पास है ही नहीं वो टाइटल आप किसी को दे ही नहीं सकते। सेलर वही टाइटल पास ऑन कर सकता है जो टाइटल उसके पास है। तो याद करिए वही चोरी वाला कार इसी केस में आएगा। तो चोरी वाली कार थी और एक्स ने वाई को बेच दिया, वाई को नहीं पता कि वो कार चोरी की थी, तो सवाल ये है क्या वाई वो कार अपने पास रख सकता है? अगर एक्स का टाइटल चोर है तो वाई का टाइटल भले ही चोर नहीं होगा लेकिन डिफेक्टिव तो रहेगा। तो उस केस में वाई कैन नॉट बिकम द ओनर ऑफ द कार हेल्ड, उसको वो कार लौटानी पड़ेगी। प्रिंसिपल मैक्सिम नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। हाउएवर इसके भी सर्टेन सर्कमस्टेंसेज है जहां पे भले ही आप ओनर नहीं है लेकिन स्टिल अगर आपने गुड्स ट्रांसफर किया है टाइटल ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि बायर की क्या गलती उसमें। तो उसके भी सर्टेन एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस टू नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। जब एक्सेप्शंस की आप बात करेंगे, जैसे आप कैविएट एम्प्टर पढ़ते थे, कैविएट एम्प्टर क्या था, लेट द बायर बी अवेयर। बायर को पता होना चाहिए जो गुड खरीद रहा है वो उसके काम का है कि नहीं, उसमें सेलर की क्या जवाबदारी। लेकिन अगर वो इम्प्लाइड कंडीशन है, इम्प्लाइड वारंटी का ब्रीच है, तो एक्सेप्शंस टू कैविएट एम्प्टर भी तो थे ना। तो वैसे ये एक्सेप्शंस टू नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। तो नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल क्या बोल रहा है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ, अगर गुड्स बेचा जा रहा है किसके द्वारा, बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर अथॉरिटी और विद कंसेंट ऑफ द ओनर, बायर अक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू गुड्स देन द सेलर हेड्स। तो बायर को जो सेलर का टाइटल है उससे बेटर टाइटल मिल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब साफ है जो टाइटल सेलर का मैक्सिमम वही टाइटल बायर को मिल सकता है, उससे ऊपर तो नहीं मिल सकता। तो अगर सेलर गुड्स का ओनर नहीं है तो बायर कभी गुड्स का ओनर तो बन ही नहीं सकता, पर ये जनरल रूल है। हाउएवर इसके दो एक्सेप्शन है जो यही सेक्शन 27 में ही बताए गए, जहां पे इवन इफ यू आर नॉट द ओनर तो भी अगर आपने वो किसी को बेचा तो माना जाएगा देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे कि ओनर ऑफ गुड्स बाइज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। तो ओनर ऑफ गुड्स बाय कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग सेलर अथॉरिटी टू सेल, ये पहला एक्सेप्शन हो गया। कौन सा केस आ गया इसमें, याद करिए कौन से केस इसमें कवर हो सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा पार्टनरशिप से लिंक करूं, सब आपको पता है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं पता, बस लिंक करना है। तो याद करो पार्टनरशिप में हम पढ़ते थे तो उसमें एक केस आता था, मिलिए हमारे पार्टनर मिस्टर डी से, पार्टनर बाय स्टॉपल सेक्शन 28 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर किसी को अपनी फर्म का पार्टनर बताया जा रहा है और वो पार्टनर क्या कर रहा है, डिनाई नहीं कर रहा है इस फैक्ट को कि मैं पार्टनर नहीं हूं, या वो खुद ही बोलता है मैं पार्टनर हूं जबकि एक्चुअली में वो पार्टनर नहीं है, तो ही बिकम्स पार्टनर बाय कंडक्ट। अब आमतौर पे मैं आपको कोई भी चीज बेचूंगा तो मैं आपको वही चीज बेच सकता हूँ ना जिसका मैं मालिक हूँ। तो ये पेन मैं आपको बेच रहा हूँ तो ये पेन तभी बेच सकता हूँ ना जब मैं पेन का मालिक हूँ, तभी आप मालिक बनेंगे। सेल बाय ओनर, मान लो मैंने आपको अपनी पेन बेची, मैंने आपको लैपटॉप भेजा, जो चीजें मेरी थी मैंने वो सब बेच दी। फिर मान लो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें जो सर ने आपको पढ़ाया उनकी भी पेन यहाँ पड़ी थी, मैंने वो भी बेच दिया आपको, क्या आपको वो पेन की ओनरशिप मिलेगी? नहीं। अब वो सर आते हैं बोलते भैया वो मेरी पेन कहाँ गई, आप बोलते सर हमने तो पहले नए सर से पैसे देके खरीद ली।
नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, वो पेन लेके अपनी चले जाएंगे। करेक्ट, क्यों? क्योंकि नो वन कैन सेल समथिंग ऑफ विच इज नॉट द ओनर देयर ऑफ। लेकिन अब इसी केस को ऐसे समझिए, वो जिस सर की पेन थी वो सर भी क्लास में मौजूद थे, और मैं उनके सामने अपनी पेन बेच रहा हूं, और फिर अपने बाद उनकी पेन उठाया, कितने में खरीदोगे, वुड यू लाइक टू बाइट फॉर 10,000? आपने उसको भी यस बोल दिया, मैंने वो पेन भी बेच दी, और वो सर देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, कुछ नहीं बोल रहे। फिर मैं चला गया, अब वो आपके पास आते हैं, चलिए पेन लौटाइए, पेन तो मेरी है। आप बोलते सर अभी तो हमने पैसे दे के खरीदी। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन सेल समथिंग ऑफ विच इज नॉट द ओनर देयर ऑफ। अब आप विचित्र स्थिति में फंस गए, सर आपके सामने वो पेन बिकी, तब तक आप कुछ नहीं बोले, पैसा भी हमने दे दिया, हम इनोसेंट बायर हैं, और अब आप बोलते हो ही हैड नो अथॉरिटी टू सेल। हमको क्या सपना आएगा? हमारी क्या गलती इसमें? मतलब बात चल रही है इनोसेंट बायर की, तो क्या इस केस में क्या वो पेन वापस मांगी जा सकती थी? द आंसर वाज नो। पेन अगर वापस नहीं मांगी जा सकती, इसका मतलब यू हैड अ बेटर टाइटल, आपको बेटर टाइटल मिल गया पेन पे, तो क्या वो सर वो पेन वापस मांग पाएंगे? नहीं मांग पाएंगे। वो अब क्या बोल रहा है, अनलेस द ओनर ऑफ गुड्स, जो पेन का असली मालिक था, बाइस कंडक्ट, उसका कंडक्ट क्या था? चुपचाप खड़े रहना। उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा साबित किया कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये पेन को बेचने में, और मैं उनके सामने वो पेन बेच रहा हूं, कुछ मना नहीं कर रहे ना, यू शुड स्टॉप। लेकिन वो तो मना नहीं किए, और अब बाद में आपको बोलते हैं कि भैया पेन मेरी है, पेन लौटाओ। तो बाय कंडक्ट वो सेल हो चुका है, इज बाय कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। तो उस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही वो मैंने बेचा, मैं ओनर नहीं था, लेकिन स्टिल बायर विल गेट अ बेटर टाइटल, बायर को एक बेटर टाइटल मिलेगा, ओरिजिनल ओनर वो गुड्स वापस नहीं मांग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल बाय कंडक्ट। तो ये पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट वेयर मर्केंटाइल एजेंट इज विद कंसेंट ऑफ ओनर in possession of goods or document of title to goods, any sale made by him when acting in ordinary course of business of mercantile agent shall be as valid as if were expressly authorized by owner of goods to make the same, provided a buyer acts in good faith and has not at the time of contract of sale noticed that the seller had no authority। मतलब अब इसमें कैसे केस आ गए? ये दूसरा एक्सेप्शन। बल समझो एक्सेप्शन मतलब पढ़ क्या रहे हो, कि बायर जिससे चीज खरीद रहा है, सेलर वो चीज का मालिक ही नहीं है। तो नॉर्मल रूल बोलता है कि अगर सेलर कोई चीज का मालिक नहीं है तो बायर वो चीज का मालिक कैसे बन सकता है? क्योंकि बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल देन द सेलर, ये नॉर्मल रूल है। पर उसी के एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं जहां पे बोल रहे हैं कि भले ही सेलर के पास बेटर टाइटल नहीं था, स्टिल बायर विल हैव अ बेटर टाइटल। फॉर एग्जांपल एक्स की एक कार थी, एक्स को वो एक कार बेचनी थी, तो उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया, जिसका नॉर्मल कोर्स में काम ही यही है, ऑर्डिनरी डीलिंग ऑन दिस थिंग्स। तो उसने एजेंट को बोला भैया आई एम गिविंग यू द अथॉरिटी टू सेल माई कार, तू मेरी ये कार बेच सकता है, लेकिन ध्यान रख 5 लाख रुपए से कम में मत बेचना। मैंने उसको बोला भैया 5 लाख रुपए से कम में कार किसी को मत बेचना, तो मैंने उसको अथॉरिटी दी है कार को बेचने की, पर 5 लाख से कम में नहीं। अभी वो एजेंट क्या करता है, एक कस्टमर को खोज के लाता है, और उसको वही कार 3 लाख में बेच दिया। तुझे बेचने का राइट था, पर 5 लाख के ऊपर था। अब उसने किसी बायर को लाया, बोला देख कार पसंद आ रही है, बायर बोला हाँ पसंद आ रही है, और 3 लाख रुपए की है। बायर ने 3 लाख रुपए दिए, कार लेके चला गया। अब एजेंट ने क्या किया, वो 3 लाख लिया और एजेंट भी भाग गया। मजे की बात तो अब कि कार भी बेच दिया, पैसे भी लिया, भाग गया। अब जो कार का असली मालिक था वो खोजता है यार एजेंट कहाँ गया, एजेंट मिला नहीं, फिर पता करता है कार कहाँ गई, पता चला कार मिस्टर जेड को बेची गई है। अब वो मिस्टर जेड के पास गया, और अब सोचिए उसका क्या कहना है, भैया कार लाओ। बोले कार तो मैंने खरीद ली, तो पैसे लाओ। बोले पैसे तो मैंने दे दिए। बोले कितने दिए? बोले 3 लाख रुपए दिए थे। किसको दिए? बोले वो एजेंट को। एजेंट को मैंने कार बेचने बोला ही नहीं था। बोले वो तो बोला कि तुमने बोला था। बोले बोला था, लेकिन मैंने बोला था 5 लाख से कम मत बेचना। इसका मतलब उसके पास तो अथॉरिटी नहीं थी, मालिक मैं हूं, वो कैसे डिसाइड कर सकता है कार कितने में बिकेगी? तो मैंने 5 लाख बोला था, इसका मतलब उसके पास तो अथॉरिटी नहीं थी बेचने की। चलो कार लौटाओ, और कार नहीं लौटाओगे 5 लाख रुपए लौटाओ। और पता है वो पैसे भी लेके भाग गया। अब सवाल ये था, जो असली मालिक है क्या वो कार वापस मांग सकता है इन दिस इंस्टेंस? कारण
बायर बोलेगा इसमें मेरी क्या गलती, तुमने इसको 5 लाख से नीचे नहीं बेचने बोला था कि मेरे को सपना आएगा। मैं तो इसके पास गया था खरीदने, इसने बोला 3 लाख, मैंने पैसे दिए, आ गया, वो बोला तुम्हारा एजेंट है, मैंने उसको पैसा दिया मतलब तुमको पैसा दिया, अब वो भाग गया, उसमें मेरी क्या गलती, तुम जानो वो जाने। यू हैव अ राइट टू क्लेम मनी फ्रॉम द एजेंट, मुझसे बात मत करो, कार नहीं मिलने वाली। इसका मतलब बायर विल गेट अ बेटर टाइटल इन द गिवन केस ना। कारण, क्योंकि आपने ये काम एजेंट से करवाया, एजेंट नॉर्मल कोर्स में ये काम करता था, एंड बायर एक्टेड इन गुड फेथ। बायर की क्या गलती इसमें, बायर को तो कोई जानकारी नहीं थी। प्रॉब्लम कब होती है, जब बायर को भी पता था कि सेलर ने बोल के रखा था कि ये कार 5 लाख से कम में मत बेचना अपने एजेंट को, और ये जानकारी बायर को थी, उसके बाद भी बायर ने वो कार 3 लाख में खरीदी। अब बताइए, अब तो लौटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फिर तो आपको पता था ना, अगर 3 में खरीद रहे हो कम से कम डोंट यू थिंक आपको सेलर को बोलना चाहिए था कि भैया वो 3 में बेच रहा है, मैं खरीद रहा हूँ। आपने बिना बोले 3 में खरीद लिया, उसके बाद आपको जानकारी भी थी, तो आप इनोसेंट कहाँ हैं फिर तो आप भी बराबर के शामिल है, उस केस में गुड्स लौटाना पड़ जाता। करेक्ट। हाँ, पैसा तो लेके भागा तो भी लौटाना पड़ेगा, तो एजेंट का पैसा थोड़ी है, पैसा तो प्रिंसिपल का है। यहाँ सवाल ये चल रहा है कि जिसको आपने कार बेची उससे कार ले सकते हो कि नहीं, आंसर इज नो। बोलेगा भले ही जिसने बेचा उसके पास अथॉरिटी टू सेल नहीं था, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू गेट अ बेटर टाइटल एज अ बायर ओवर द सेलर। तो इसीलिए तो एक्सेप्शन बना कि बायर नहीं है, सेलर ओनर नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी सेल करने की, फिर भी उससे आपने खरीदा, तो आपको एक बेटर टाइटल मिलेगा। जैसे देखिए इसी का एग्जाम्पल, तो बेसिक तो आपने देखा, इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी हु बायज देम इन गुड फेथ, ये तो चोरी की चीज हो गई। इन दिस केस बी विल गेट नो टाइटल टू दैट, एंड ट्रू ओनर हैज अ राइट टू गेट बैक द गुड्स फ्रॉम बी, तो ये तो सिंपल केस है। ठीक, अब इसी के एक्सेप्शन पूरे आगे बन क्या है, दो एक्सेप्शन तो हम पढ़ चुके जो सेक्शन 27 में ही है। यही है एक टॉपिक के तौर पे जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ का सवाल है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल, मेमो डेट कोड नॉन हैबिट। तो जो एक्सेप्शंस हैं उसमें से दो एक्सेप्शन हम ऑलरेडी पढ़ लिए, जिसमें पहला हमने देखा था प्रोविजो टू सेक्शन 27 यानी सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये वो वाला केस हो गया। यहाँ क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जांपल, जे द ओनर ऑफ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार, फॉर दिस पर्पस ही हैंड ओवर द कार टू पी, अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल एट अ प्राइस नॉट लेस देन 50,000। बताओ इसने कार की कीमत रखी थी 50,000, एजेंट सेल्स द कार बट फॉर 40,000, बताओ उसने बेचा 40,000 में बेच दिया। टू ए हु बायज द कार इन गुड फेथ, क्वेश्चन हिंट करता है हमेशा कि भैया बायर ने जो कार खरीदी है वो गुड फेथ में खरीदी है, एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड पी मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी ऑल्सो, लो वो एजेंट ने कार तो बेची बेची, पैसा अलग चोरी कर लिया। जे यूज ए टू रिकवर द कार, जे ने ए पे केस कर दिया, कार लौटा मेरी। डिसाइड गिविंग रीजन वेदर जे वुड सक्सीड, तो क्या जे कार लेने में सक्सेस ले पाएगा, द आंसर इज नहीं। J in this case cannot recover the car from A for the very simple reason owner acquires better title, क्योंकि ये सारी चीजें हुई, agent was in possession of goods, agent sell the goods in ordinary course of business, buyer acted in good faith, and not at the time of contract of sale notice that agent had no authority to sell। तो बायर को ये पता नहीं था कि एजेंट जो है वो 50,000 के नीचे कार बेच नहीं सकता। तब ये सारी कंडीशन फुलफिल्ड है, हेल्ड बायर इनोसेंट बायर है, गुड्स नहीं लौटाना करे, तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया। और दूसरा एक्सेप्शन जो आपने पढ़ा था वो था इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, तो ये दूसरा एक्सेप्शन आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, यानी जो भी काम आप बाय वे ऑफ कंडक्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए गुड्स का जो असली ओनर है वो बाय कंडक्ट अपना एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, कोई थर्ड पार्टी जब उसके गुड्स को बेच रही है और वो मना नहीं कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी नाम में भी फिर हाँ हो जाएगी, तो माना जाएगा कि वो सेल उसी ने किया है, बायर इज गोइंग टू अक्वायर अ बेटर टाइटल। तो वेयर द ओनर जो असली मालिक था पेन का इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर, करेक्ट, तो उसको एक गुड टाइटल मिलेगा एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर। तो ये बातें भी हमने देखी, तो ये दो एक्सेप्शन तो हम पहले ही सेक्शन 27 से पढ़ के आए थे। इसके अलावा और भी कुछ इंस्टेंसेस है जहां पे भले ही बायर जो है जिससे गुड्स खरीद रहा है वो इफेक्टिव ओनर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बायर एक्वायर्स अ बेटर टाइटल, तो उन्हीं में से एक है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। तो कई बार गुड्स के जॉइंट ओनर्स होते हैं, अब जॉइंट ओनर्स होते हैं इसका मतलब गुड्स एक है लेकिन उसके मालिक अनेक है, तो जब मालिक अनेक होते हैं
तो ओनर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पोजेशन तो उन गुड्स का हो सकता है किसी एक के पास हो। तो मान लीजिए एक गाड़ी जॉइंटली ए और बी ने मिलकर खरीदी थी। अब जॉइंट ओनर दोनों है, लेकिन वो गाड़ी तो एक के पास होगी। अब मान लो वो गाड़ी बी के पास पड़ी है, गाड़ी बी के पास पड़ी है, बी ने क्या किया, वो गाड़ी सी को बेच दिया। सी को नहीं पता था कि भैया बी और ए दोनों ये गाड़ी के मालिक है। तो सी ने वो गाड़ी बी से खरीद ली पैसे दे के, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अब जैसे ही ए को ये बात पता चला कि बी ने गाड़ी बेच दी है, वो बी को बोलता भैया पैसे दे, बी बोलता पैसे नहीं दूंगा। तो अब ये सी के पास जाता है ए, और बोलता भैया गाड़ी लौटा मेरी, ये गाड़ी का मालिक मैं हूं, तूने तो मुझसे पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब नो वन नेमो डेट कोड नॉन एबिट, तुम्हारा टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि तुमने जिससे खरीदा वो इकलौता मालिक नहीं है, मैं भी इसका मालिक हूँ, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब आपको गुड्स लौटाना पड़ेगा। बोले लेकिन मैंने तो पैसे दे के खरीदा है, मुझे नहीं पता था ये गुड्स तो जॉइंट ओनर में हो, और अगर जॉइंट ओनर भी थे तो मैं तो पूरा पैसा दिया हूँ। बोले वो जिसको भी दिया उसने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, अगर तेरे को गुड्स खरीदना है तो चल आधा पैसा मेरे को दे। मैं बोला मैंने तो पैसा दे दिया ना, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी सेक्शन 42 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने एक को पैसा दे दिया मतलब मैंने सबको पैसा दे दिया, मैं सबको अलग अलग पैसा क्यों दूंगा। तो सवाल ये था, क्या बायर को गाड़ी लौटानी पड़ेगी? आंसर इज नो। क्या बायर को पैसे देने पड़ेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक के खिलाफ भी आपने काम किया तो सबके खिलाफ काम हो गया, ये माना जाता है। If one of the several joint owner of goods has sole possession of them by permission of co-owner, property in goods is transferred to any person who buys from such joint owner। बस शर्त वही है कि ये परचेज कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, एंड हैज नॉट एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस दैट सेलर हैड नो अथॉरिटी। सीधी सी बात है, बायर को बेनिफिट तभी मिलेगा जब बायर ये साबित करे कि वो इनोसेंट बायर है। ये नहीं पता था कि भैया जिससे मैं खरीद रहा हूँ वो उस गाड़ी का मालिक ही नहीं है, या उस चीज का मालिक नहीं है उसके पास, या जिससे खरीद रहा हूँ उसके पास अथॉरिटी नहीं है बेचने की। अगर बायर को पता है उसके बावजूद वो खरीद रहा है तो बेवकूफ है फिर, और लॉ बेवकूफी के लिए नहीं बनता। तो उस केस में तो गुड्स लौटाना पड़ेगा बायर को। और जहां बायर ये साबित कर दे कि भैया मैं इनोसेंट हूँ, मुझे क्या पता कि तो उसको तुमने 5 लाख में बेचने बोला था कि 4 लाख में बेचने बोला था, ये तुम्हारा काम है। मुझे तो बस बोला कि तुमने बेचने बोला है तो वो तुम्हारा एजेंट है, मैंने खरीद ली कार उससे, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। करेक्ट? तो सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। एग्जाम्पल, ए बी सी वर जॉइंट ओनर्स ऑफ ट्रक एंड पोजेशन ऑफ द सेड ट्रक वाज विद मिस्टर बी। वो ट्रक किसके पोजेशन में थी? बी के पोजेशन में थी। एक्स परचेज द ट्रक फ्रॉम बी विदाउट नोइंग दैट ए एंड सी आर ऑल्सो ओनर ऑफ द ट्रक। देखो क्वेश्चन ने हिंट कर दिया, बिना इस चीज की जानकारी के कि ए और सी भी उस ट्रक के मालिक है। डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सोगा वेदर सेल बिटवीन बी एंड एक्स इज वैलिड और नॉट। तो क्या वो सेल वैलिड था कि नहीं था? आंसर इज यस। क्या वो गुड्स वापस मांगा जाएगा? द आंसर इज एक्स। इन दिस केस द सेल बिटवीन बी एंड एक्स इज परफेक्टली वैलिड, वो पूरा वैलिड रहेगा, because section 28 provides that in case one of the several joint owner has possession of goods by permission of co-owner and the buyer buys them in good faith without knowledge of the fact that seller had no authority to sell, it will give rise to a valid contract। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो दो ही तरीके के सवाल आएंगे इस पे। सवाल नंबर 1 रहेगा सीधा सीधा लॉ का सवाल, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू नेमो डेट कोड नॉन एबेट, सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सवाल नंबर 2 ऐसा एक केस बना के देगा और बोलेगा बताओ, और सवाल भी फिक्स रहेगा, क्या बायर को गुड्स लौटाने पड़ेंगे, सेलर के पास क्या रेमेडी है, सेलर पैसा मांग सकता है, बायर को ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे सवाल रहेंगे। तो अगर आपको ये पिक्चर क्लियर है तो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं कि भैया बायर जो है उसको बेटर टाइटल मिलेगा, ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, तो उसे लौटाने की जरूरत नहीं है। 29 सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब गुड्स को सेल किया जाता है बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है ये आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आते थे। An agreement enforceable by law at option of one or more parties but not at the option of other parties is voidable contract. If a contract is induced by coercion, fraud, undue influence, misrepresentation, so we say it is a case of voidable contract. तो इन इंस्टेंसेस पे कॉन्ट्रैक्ट voidable होता था। अब आप जानते हैं, मान लीजिए एक्स ने वाई को कोई चीज बेची, पर वो चीज जो बेची थी वो बाय वे ऑफ कोर्जन बेची थी। तो वाई ने एक्स के साथ कोर्जन करके कोई चीज खरीदी थी। अब आप जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं है, वो वॉइडेबल है। अब वो वॉइडेबल में एक्स को कोई एक्शन लेना है ना, एक्स क्या एक्शन लेगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके या तो वो चीज वापस मांगेगा, अगर चीज वापस मांगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, वॉइड हो गया तो अब वाई एक्स से वो चीज नहीं ले सकता, उसको वो चीज लौटानी पड़ेगी। या फिर वो बोला यार ठीक है जो गया गया, तो वही कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई एक्शन नहीं लेगा तो अपने आप वैलिड हो गया।
वॉइडेबल या तो वॉइड होगा आगे चल के या वैलिड होगा, दो में से एक होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जो पार्टी जिसपे कोर्जन हुआ था वो क्या कर रही है। अब मान लीजिए इसी बीच में, मान लीजिए वाई ने एक्स से कोर्जन से कोई गुड्स लिया था, एक्स चाहे तो वो गुड्स वाई से वापस मांग सकता है, लेकिन वो ऐसा करता है उससे पहले वाई वो गुड्स जेड को बेच देता है। आप सोच, कहानी में इंटरेस्ट तो अब आया कि एक्स ने वाई को गुड्स दिया था, पर वो गुड्स दिया था बाय वे ऑफ कोर्जन, और वो अपना गुड्स वापस मांगता उससे पहले वाई ने वो गुड्स जेड को बेच दिया, एंड जेड अनअवेयर ऑफ द फैक्ट भैया ये गुड्स वाई को कोर्जन के थ्रू मिला था, तो जेड ने वाई को पैसे देके वो गुड्स ले लिए। अब सवाल है एक्स जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जेड को बोलता है भैया ला वो चीज ला मेरी वापस, ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, जोर जबरदस्ती से उसने मुझसे खरीद लिया था, तो मैं तो उसे वापस लेने वाला ही था, चल ला मेरा गुड्स। अब ऐसे केस में बायर का एक ही व्यू है कि भैया मेरी क्या गलती, ने कोर्जन किया था मुझे थोड़ी पता था, बायर हेड नोटिस नहीं, तो मेरे को तो नहीं पता था कि मैं उससे जिससे खरीद रहा उसके पास अथॉरिटी नहीं है बेचने की, उसने मुझे बेचा मैंने खरीद लिया, इसमें मेरी क्या गलती। द बायर इज इनोसेंट बायर, और अगर बायर इनोसेंट बायर है तो इनवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बायर विल अक्वायर अ बेटर टाइटल। यहाँ बायर मतलब किसकी बात कर रहा है, जेड की बात कर रहा है। तो जेड जिसने वो गुड्स लिया था अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और हेल्ड, आप जेड से वो गुड्स वापस नहीं मांग सकते। A buyer would acquire a good title, buyer कौन हुआ जेड, to the goods sold to him by the seller, seller कौन है वाई, who had obtained possession of goods under contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, provided contract had not been decided until at the time of sale। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया तो फिर तो कैंसिल ही था, फिर तो नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, फिर वाई वो चीज कैसे बेच सकते हैं जिस चीज का वो मालिक ही नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो चुका। एग्जाम्पल, एक्स फ्रॉडेंटली ऑब्टेन्ड द डायमंड रिंग फ्रॉम वाई, एक्स ने बताओ फ्रॉडेंटली वाई से ले लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया एक्स और वाई के बीच में, वाई जब चाहे एक्स से वो रिंग वापस ले सकता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड एक्स सेल्स अ रिंग टू जेड, लेकिन उसी बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से पहले एक्स ने वो रिंग क्या करी, जेड को बेच दी। एन इनोसेंट परचेजर, देखो क्वेश्चन कितनी बार हिंट करता है कि जेड जो है वो इनोसेंट परचेजर है। अब ये पढ़ने पे आपकी पूरी फीलिंग्स पूरी संवेदनाएं वाई के साथ रहेंगी कि भैया उसके साथ ऐसा धोखा हो गया, फ्रॉडलेंटली डायमंड रिंग चला गया, उसको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा, पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, क्योंकि इस केस में क्या चीज लौटानी पड़ेगी, आंसर इज नो, क्योंकि परचेजर इनोसेंट परचेजर था। वो बोलेगा भैया मेरी क्या गलती, मैंने पैसे देके खरीदा, उसने क्या फ्रॉड मिसबिहेव किया तुम जानो वो जाने, मेरी कोई गलती नहीं है। इन दिस केस, in this case Z gets a good title, Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside। उसके बाद सेक्शन 30, सेक्शन 30 में दो एक्सेप्शन है, 30 सबसेक्शन 1 एंड 30 सबसेक्शन 2, जो क्या बोलता है, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन दे रहा हूं, यानी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा गुड्स को बेच दिया गया है जिसने गुड्स को ऑलरेडी बेच दिया था लेकिन पोजीशन उसी के पास था। एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स but continue to be in possession of them or document of title to them, he may sell them to the third person। मतलब मैंने सेल क्या किया था, फिर तो मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया था ना, याद करो, 1000 बॉटल मैंने आपको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, इट वाज एन एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप तो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होनी थी। अब मेरी दुकान में 1000 बॉटल आ गई है, मुझे पता है मुझे 1000 बॉटल आपको बेचनी है, 10 रुपए पर बॉटल में बात हुआ था, उतने में अचानक से बीच में एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो बोलता है मेरे को 1500 बॉटल चाहिए 12 रुपए में, एज अ सेलर मैं वो गुड्स उसको बेच सकता हूँ कि नहीं, आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट टू सेल था, तो ओनरशिप तो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होनी थी। सेल बाय सेलर हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, देखा जाए तो मैं ये बॉटल आपको बेच चुका हूं बट कंटिन्यूज इन पोजेशन, लेकिन पोजेशन मेरे पास है ना, मैं वो गुड्स फर्दर सेल कर सकता हूं, कोई मना करेगा, नहीं कर सकता, करेक्ट। अब जिसको मैंने बेची है 1000 बॉटल, उतने में फर्स्ट वाला सेलर आता है बायर, और वो आके बोलता है वो मेरी 1000 बॉटल का है, मैंने बोला वो लेके जा रहा है, उसको बेच दी मैंने। अभी वो तुरंत जाता है उसके पास, बोलते ला ये 1000 बॉटल मेरी गाड़ी में रख, बोले तेरी गाड़ी में क्यों, मैं पैसे देके खरीद के ले जा रहा हूँ, बोले चीज तेरी नहीं है चीज मेरी है, आई एम द ओनर, बोले लेकिन मैंने तो दुकान में पैसे देके खरीदी, नेमो डैट कोड नॉन हैबिट,
अभी वो फर्स्ट बायर बोलता है भैया नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, तो सेकंड बायर क्या बोलेगा, एक्सेप्शन टू नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, गुड मेरा है, अगर उसको नॉलेज है तो। करेक्ट। ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस पी बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम आर, आर एग्रीज टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एग्रीमेंट टू सेल का। इन मीनवाइल आर सेल्स द सेम टू एस एट हायर प्राइस, हु बाइज इट इन गुड फेथ, तो जो बायर था वो गुड फेथ में खरीदा ना, विदाउट नॉलेज अबाउट द प्रीवियस सेल। सवाल है क्या सेकेंड बायर से वो चीज वापस मांगी जा सकती थी? नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट टू सेल था, वहां पे ओनरशिप ही फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती। तो अब ऑप्शन नंबर 5 है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज वेस्टेड। फर्स्ट और सेकंड केस में फर्क देखिए, पहले वाले में चीज मेरे पास है और वो चीज मैंने आपको ट्रांसफर कर दी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था सेल करने का, पर फर्स्ट बायर की जगह सेकंड बायर को मैंने बेच दी। ये केस क्या है, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज वेस्टेड। तो बायर ने वो चीज को बेच दिया, वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर obtains possession of goods before the property in them has to pass to him. Example, ट्रैक्टर, हायर परचेज, ओनरशिप तो बाद में आएगी लेकिन पोजेशन तो है मेरे पास। He may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to third person, and if such person obtains delivery of goods in good faith without notice of lien or other right of the original seller in respect of goods, he would get a good title, अगर उसे इसकी जानकारी नहीं थी तो। However, in person possession of goods under hire purchase agreement which gives him only an option to buy is not covered within this section unless it amounts to sale. हायर परचेज को उसी के एक्सेप्शन में डाल दिया क्योंकि पता था हायर परचेज इस केस में आ रहा है, और फिर आप ट्रैक्टर बेच दोगे तो क्या बिना जिसको ट्रैक्टर का पैसा था वो पैसा दिए बिना आप उसको ट्रैक्टर किसी और को बेच सकते हो? नहीं, इसलिए वो एक्सेप्शन में डाल दिया। बट इन जनरल अगर बायर के पास कोई गुड्स है जिसका वो पोजेशन लेके रखा हुआ है, ओनरशिप अभी सेलर की है, तो बायर अगर वो किसी को बेच देता है तो उस इंस्टेंस में जिसको बेचा ही विल अक्वायर अ बेटर टाइटल। ए टू का कार फ्रॉम बी on the condition that A would pay monthly installment of 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installments. After payment of few installments, A sold the car to C. B can recover the car from C since A had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He had only an option to buy the car. Higher purchase का केस में एग्जांपल में समझा दिया। ठीक। आखिरी दो इंस्टेंसेस, सेल बाय अनपेड सेलर। अभी बताइए, मैंने आपको कुछ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब आपको पैसे देने हैं और चीज ले जानी है। वो चीज मेरे पास पड़ी है, आप ले गए नहीं, पोजेशन मेरे है, सेल हो चुका है, आपको पैसा भी देना है, आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, अभी मैं कब तक वेट करूं? अब मैंने आपको बोला भैया 30 दिन वेट करूंगा, 30 दिन तक पैसा दो तो ये चीज तुम्हारी, और अगर 30 दिन तक तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं किसी और को बेच दूंगा। अब मैंने वो चीज किसी और को बेच दी 30 दिन बाद, अब आप पैसा लेके आते हैं, बोलते हैं लाओ हमारी चीज लाओ, मैंने बोला अब तुम्हारी चीज कहाँ, मैंने बेच दी। बोले किसको बेची? बोले जेट को। फिर वो जेट के पास गया, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन सेल समथिंग ऑफ विच इज नॉट द ओनर देयरऑफ। जेट बोलेगा एक्सेप्शन टू नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जिसने ये राइट एक्सरसाइज किया था, रीसेल्स द गुड, उसको फर्दर सेल कर देता है, बायर अक्वायर द गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। और या फिर इन कुछ इंस्टेंसेस में बोला गया है कि भैया जो गुड्स का ओनर है उसके अलावा कोई दूसरा भी बेच सकता है, जैसे कि कंपनी अगर बंद होने पे है तो ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ कंपनी जो है वो ये काम कर सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट अ बेटर टाइटल अगेंस्ट एनीवन एल्स, या पॉनर पॉनी जैसे बेलर बेली होता है, ये सब स्पेशल केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें भी जो ओनर नहीं है उसको भी एक बेटर टाइटल मिल जाता है। तो सवाल बड़े देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिंपल से आते हैं। ओनली ओनर ऑफ गुड्स कैन ट्रांसफर टाइटल ऑफ गुड्स डिस्कस, आपको सीधा नेमो डेट कोड नॉन हैबिट दिखना, उसके एक्सेप्शंस। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, व्हाट डज not himself own, explain the rule and state cases in which rule does not apply। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐसे लॉ के सवाल मिलते हैं। करेक्ट। तो ये आपका नेक्स्ट एरिया हो गया। लास्ट एरिया जो है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये टॉपिक ऑलरेडी आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे होगा, बस फर्क है यहाँ पे सिर्फ हम सेल परचेज की बात कर रहे हैं, तो पूरा रिपीट मिलेगा आपको ये टॉपिक।
जहाँ पे कंक्लूजन सेम रहेगा। इसलिए मैंने बोला एग्जाम में एक अटेम्प्ट में सवाल आता है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताइए परफॉर्मेंस क्या होगा और उसकी रेमेडी क्या होगी, और अगले अटेम्प्ट में वो सवाल आ जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बताइए, तो दोनों में आंसर तो सेम ही होगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना एक बात थी, उसको परफॉर्म करना दूसरी बात है। परफॉर्म मतलब आप डिलीवर करना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। और डिलीवरी कैसी होती है ये सब आप जानते हैं, डिलीवरी एक्चुअल होती, सिंबॉलिक होती, कंस्ट्रक्टिव होती। फर्स्ट यूनिट में देख के आ रहे थे ये तीन तरीके की डिलीवरी होती है। जब एक्चुअल पोजीशन दे दिया आइदर बाय द सेलर टू द बायर और एनी ऑफ हिज ऑथराइज्ड पर्सन, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया। सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुआ लेकिन एनी गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वे ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अगर आपको वो कंसाइनमेंट नोट दे दिया, रेलवे रिसीट दे दिया, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट दे दिया, तो ये सब भी तो गुड्स ट्रांसफर हो गया। तो वो भी एक सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई। कार की चाबी दे दी मतलब कार दे दी। और एक था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पे कल तक वो वेयर हाउस कीपर शोरूम वाले के बिहाफ में कार रखता था, लेकिन अभी वो 4 दिन से मेरे बिहाफ में कार रख रहा है। तो पोजेशन नहीं बदला गुड्स का, लेकिन ओनरशिप बदल गई गुड्स की, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो डिलीवरी ऐसे होता है। अब एक एक सेक्शन जो है 31 से लेके पूरा 44 तक, ये एक एक इंस्टेंसेस डील कर रहा है और बता रहा है ओनरशिप किसकी और गुड्स डिलीवर हुए कि नहीं हुए, परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, उसको लेके बात है। तो ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, सबसे सिंपल ड्यूटी क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स। ये सेलर की जवाबदारी है गुड्स को डिलीवर करना, और बायर की जवाबदारी है वो गुड्स को एक्सेप्ट करना। अभी सेलर जा रहा है गुड्स को डिलीवर करने, बायर एक्सेप्ट ही नहीं करता। याद है टिंगटोंग, कार लेके गए थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। तो सवाल है परफॉर्मेंस तो नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो गिना था वो। तो वही चीज यहां पे भी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो उसमें आपको ये काम करना चाहिए था, ये जवाबदारी है। सेलर की ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करना, और बायर की जवाबदारी है वो गुड्स को एक्सेप्ट करना एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तो बेसिक ड्यूटी दोनों की डाल दी। तो सेक्शन 32 क्या बोलता है, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। याद करो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, तो साइमल्टेनियसली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म देयर पार्ट। इधर एबी ने कार देनी थी, उधर एमए ने पैसे देने थे, साइमल्टेनियसली। और अगर आपने टर्म्स बता रखे कि पहले क्या काम होगा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बता रखा था, तो फिर उस ऑर्डर में होना चाहिए। तो वही चीज यहां पे भी है। अनलेस अदरवाइज एग्री डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन। साइमल्टेनियस होने वाली कंडीशन है कि इधर भैया गुड्स ले जा टीवी, उसके पैसे दे दे। That is to say, seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for price, and buyer is ready and willing to pay for the price in exchange for possession of goods. तो इसी को तो क्या बोलते थे, इसी को आप बोलते थे simultaneous reciprocal promise. This was simultaneous reciprocal promise. तो अब डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में बेसिक रूल्स क्या, डिलीवरी Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agreed shall be treated as delivery, or which has the effect of putting the goods in possession of buyer or any person authorized to hold them on his behalf. डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होगा, जब सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिए या कुछ भी ऐसा काम किया जिससे ये साबित हो जाए कि भैया गुड्स बायर को या बायर के द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को पहुंच गया, तो मान लिया जाएगा कि डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात नहीं होती, लेकिन सेलर जो है वो बायर को पूरी डिलीवरी ना करके पार्ट डिलीवरी करता है। अब पार्ट डिलीवरी हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज द डिलीवरी ऑफ द होल, बट डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवियरिंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ रिमेंड। 100 टीवी देने की बात थी, 70 टीवी दी गई और 30 नहीं दी गई, तो 70 डिलीवर हो गई माना जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सीवियर हो गया तो 30 डिलीवर नहीं हुआ, ये मान जाएगा 70 की डिलीवरी हुई है, और 70 की डिलीवरी हुई है तो परफॉर्मेंस भी 70 टीवी का ही हुआ है, 100 टीवी का परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, सीधा सीधा सवाल ऐसे भी आते, तो 2 नंबर के। तो पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट क्या है, वही चीज पूरी सेम है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी आपने क्या लिखना, अब याद करो, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ टाइम कौन करेगा, एप्लीकेशन ऑफ प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, तो सब कौन होगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में 46 से 50 तक पढ़ते थे, वही चीज यहाँ पे भी है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, तो ये डिलीवरी मांगना, डिलीवरी करना सेलर की जवाबदारी है, लेकिन उसको अप्लाई कौन करेगा, बायर करेगा ना। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। तो सेलर ने गुड्स तभी डिलीवर करना जब बायर बोल दे, तो बायर अगर बोल ही नहीं रहा है तो ये फॉल्ट, पार्टी एट फॉल्ट कौन है, बायर है।
या तुझे मंगवाना चाहिए था, उसी बीच में कुछ ऐसा हो गया, गोडाउन में आग लग गई, नुकसान किसका? बायर का। तूने मंगवाया क्यों नहीं गुड्स अभी तक खरीदने के बाद? जब टीवी खरीद ली थी तो मंगवाना चाहिए था ना टीवी। तू बोला था रुक जाओ बाद में भेजना, बोलूंगा तब। अब बोलते रहे तू, 100 टीवी जल गई। प्लेस ऑफ डिलीवरी, बस वही, अगर प्लेस बताया था तो उस प्लेस पे होना चाहिए, प्लेस नहीं बताया तो रीजनेबल प्लेस पे होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। करेक्ट। तो प्लेस जो है वो गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। अगर कोई प्लेस नहीं बताया गया था तो भैया जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त गुड्स जहां मौजूद थे, सेल वहीं पे होगा। दैट विल बी द प्लेस ऑफ सेल। टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए? वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम। तो फिर कहां जाना चाहिए? रीजनेबल टाइम में जाना चाहिए। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, एक्स ने वाई को बेचने का बात किया लेकिन गुड्स जेड के पास पड़ा है, तो पोजेशन किसी और के पास है, ओनरशिप किसी और के पास है। अब क्या होगा? वेयर गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन, there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. याद करो, एक्स को वाई को 50,000 रुपए देना था, पर उस वक्त वाई एक्सेप्ट करने के लिए वाई उस वक्त मौजूद नहीं था, तो एक्स ने वो 50,000 जेड को दे दिए थे। तो क्या ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था? आंसर वॉज नो। ये परफॉर्मेंस कब माना जाता? जब जेड एक्नॉलेज कर देता ये फैक्ट वाई को कि भैया तेरे 50,000 मेरे पास पड़े। एक बार जेड ने वाई को एक्नॉलेज कर दिया कि मेरे 50,000 मेरे पास पड़े हैं, इसका मतलब एक्स की तरफ से परफॉर्मेंस हो गया। अब कल को अगर जेड वाई को 50,000 देने से मना कर दे तो क्या वाई एक्स के खिलाफ एक्शन ले सकता है कि मेरे 50,000 दे? एक्स बोलेगा मैं तो ऑलरेडी दे चुका। अब यहाँ पे वाई क्या करेगा? वाई ने जेड से क्लेम करना है, ये उसका राइट होगा। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, उससे पहले टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट रीजनेबल आवर। डे था लेकिन समय वही रात के 1 बजे, तो क्या वो अटेम्प्टेड डिलीवरी माना जाएगा? नहीं, रीजनेबल आवर में। एक्सपेंसेस बाय डिफॉल्ट, जितना भी खर्चा आता है फॉर पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बोर्न बाय सेलर। जब तक गुड्स तैयार नहीं हो जाता तब तक वो गुड्स में जितना भी खर्चा है सब सेलर का होता है। इसका दूसरा मतलब, एक बार गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, अब वो ऑटो में भेजना है, तो ऑटो का खर्चा कौन करेगा? बायर करेगा। तो वो बायर का एक्सपेंस होता है। इसलिए आप देखते हैं अक्सर सेलर बोलता है ठीक है भैया देखो तैयार है टीवी भेज रहा हूँ, ऑटो वाले को दे देना 1,000 रुपए। एक्सपेंस वो बायर का हो जाता है। लेकिन बोरी में भरना है, अभी सेलर बोलता है वो बोरियां आप लेके आ जाओ या पैसा दे दो, तो क्या वो एक्सपेंस बायर का होगा? बायर बोलेगा भैया बोरी में नहीं भरेगा तो ये खरीदूंगा कैसे, एक काम कर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बोले नहीं साहब मैं भर के देता हूँ। तो इसका मतलब वो एक्सपेंस किसका? सेलर का। गुड्स को तैयार करने तक का जितना खर्चा है सेलर का, उसके बाद बेचने का जो खर्चा है वो बायर का। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अभी बड़ा बेसिक सा चीज है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 टीवी डिलीवर करने का, 3 सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं। 100 टीवी मांगी थी, आई 70 टीवी। 100 टीवी मांगी थी, आई 100 टीवी। 100 टीवी मांगी थी, आई 120 टीवी। ये डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। 100 का 100 आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन 100 का 70 और 100 का 120 तो दिक्कत है ना। अगर 100 का 70 आया तो क्या होगा? एज अ बायर आर यू बाउंड टू एक्सेप्ट इट? नंबर वन, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? आई कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। भैया 100 टीवी की बात हुई थी, तूने 70 टीवी क्यों भेजी? ले जा। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर किया था। ऑप्शन नंबर टू, चल ठीक है पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहा हूं। वेयर आई एक्सेप्टेड पार्ट डिलीवरी, वेव्ड द रिमेनिंग पार्ट, तो परफॉर्मेंस हो गया। फिर बाद में उसी ग्राउंड पे दोबारा नहीं लौटा सकता ये बोल के कि यार 100 बोला था 70 भेजा तू, ले जा 70 टीवी। अब रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो परफॉर्मेंस हो गया। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, बायर में रिजेक्ट देम, पहला ऑप्शन। बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स और डिलीवर ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट, तो जितनी बात हुई थी उतने दाम पे दे देगा अगर एक्सेप्ट किया था।
वेयर सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। मजे की बात है, 100 टीवी ऑर्डर की थी, 120 आ गई। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर 1, 100 रखूं, 20 लौटा दूं। ऑप्शन नंबर 2, पूरा 120 रख लूं, ये 120 रख लेता पूरा, मतलब चल मांगा तो 100 था, 120 आ गया है। पर 120 आ गया तो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे पैसे देने पड़ेंगे 120 के, 100 टीवी के पैसे से काम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, ले जा। बोले साहब 100 तो भेजा ही हूं, पूरा ले जा, 120 क्यों भेजा? 120 मांगा था, तू अभी गलती ऐसे कर रहा है, बाद में कितनी गलती करेगा? मेरे को खरीदना ही नहीं है तेरे से टीवी, आई कैन रिजेक्ट द गुड्स। हायर क्वांटिटी में ये सब हो सकता है। तो यू मे एक्सेप्ट द गुड्स, रिजेक्ट द रेस्ट, रिजेक्ट द होल, accept the whole, to pay at contract rate. Where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with goods of different description not included in the contract. याद है? बासमती बासमती। Buyer may accept the goods which are in accordance with contract and reject or may reject the whole. तो या तो एक्सेप्ट कर सकते हो, या रिजेक्ट कर सकते हो, या पार्ट एक्सेप्ट पार्ट रिजेक्ट करो। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू वो, ठीक है, कॉमन यूसेज। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वैसी बात है, डिलीवरी टू कैरियर इसमें हम देख चुके। सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसी डीम टू बी डिलीवरी ऑफ बायर। एक तरीके का क्या हो गया था, सिंबॉलिक डिलीवरी हो चुकी ना, जैसे हमने ट्रांसमिशन टू बायर किया था विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। डेटरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, कई बार गुड्स की क्वालिटी जो होती है डेटरेट होना ट्रांजिट में, तो अगर वो गुड्स ट्रांजिट में डेटरेट हो गए तो सवाल है बायर क्या डिलीवरी एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं? वो उसका वेरी नेचर है। तो जब वो गुड्स का वेरी नेचर है तो उस पॉइंट पे, उस रीजन पे आप वो गुड्स को डिलीवरी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस द लाइबिलिटी फॉर डिटरेशन नेसेसरली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉलो ऑन द बायर दो सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क। भले वो आम बेचते वक्त सेलर ने क्या बोला था कि भैया सड़े होंगे तो लौटा देना, आप आम खरीद लेते हैं सड़े निकल जाते हैं, तो लौटा दोगे क्या? नहीं लौटाओगे, भले ही सेलर ने बोला था मेरे रिस्क पे लेके जाओ। तो डेटरेशन सेलर नहीं करता, तो वो नेचर है, हो गया हो गया, तो उसमें सेलर की कोई गलती नहीं। बायर का वन ऑफ द राइट टू एग्जामिन द गुड्स, राइट ऑफ इंस्पेक्शन, ये वही चीज है, पूरा रिपीट। रूल रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। या तो उसने बता दिया था कि भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो एक्सेप्टेंस हो चुका है। और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज एनी एक्ट इन रिलेशन टू देम व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। वो चीज आपको मिली थी, याद करो, वही ऑन अप्रूवल भेजा था और आपने उस गुड्स में कुछ ऐसा काम कर लिया कि फर्दर सेल कर दिया, तो भैया जब तुम ओनर नहीं थे तो तुमने फर्दर सेल क्यों किया? अब तुमने फर्दर सेल कर लिया तो मैं मानता हूं कि तुम ओनर हो, मतलब वो गुड्स तुमने एक्सेप्ट कर लिया। और वेन आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, 30 दिन था ना लौटाने का, क्यों नहीं लौटाया 30 दिन में? ही रिटेन्स द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड द गुड्स। तो ये वही ऑन अप्रूवल का रेफरेंस आ गया। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, मान लो मैंने कोई गुड्स को रिजेक्ट किया है, तो क्या ये मेरी जवाबदारी है वो गुड्स ले जाकर दुकानदार को देना? मेरी जवाबदारी थी सिर्फ दुकानदार को खबर पहुंचाना कि वो गुड्स मैं रिटर्न कर रहा हूं। रिटर्न मेरे को जाके ही करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, वो सेलर की जवाबदारी होती है। आपने अमेजोन से चीज मंगाई थी, लौटा दी, तो क्या आपकी जवाबदारी है जाके देना? आप तो बस अमेजोन को बता दो रिजेक्ट, फिर अपना आप उसका आदमी आएगा लेके जाएगा ना सामान। तो इन दिस केस, unless otherwise agreed, where goods are delivered to buyer and he refuses to accept them, having right to do so, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them. इतना बता दो काम हो जाएगा। Liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. Liability of buyer for neglecting or refusing to accept delivery of goods. Section 38, attempted performance. तो एक बार अगर प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस की कोशिश की थी और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, दो राइट प्रोमिसर को मिलते थे, उस पे नेग्लिजेंट का चार्ज नहीं लग सकता, एंड ही विल नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। वही चीज यहाँ पे, सेलर बायर को चीज दे रहा है, बायर एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, सेलर की क्या गलती है? अभी रखो। तो मेरे पे ये नहीं चार्ज लगा सकते कि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, और मेरा जो राइट होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो क्लेम किया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ये क्या है आपका पूरा, ये है आपका पूरा चैप्टर
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक पार्ट, और दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो आप देखें तो प्राइमा फेसी मतलब 90% आपको क्या मिला, डिलीवरी ऑफ गुड्स किससे मिलता जुलता मिला, तो प्राइमा फेसी 90% डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको मिलता जुलता मिला परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेके। ठीक, तो ये अपना सेल ऑफ गुड्स का कौन सा यूनिट हुआ, तीसरा यूनिट, तीसरा। ठीक, चलो, होप आपको समझ आ गया होगा।